अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बात नाश्ते की भी करते हैं। यकीन जानिए एक लुक़मा भी हलक से नीचे नहीं उतरता अब, ये सोच कर कि ना जाने हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो कि फ्लड अफेक्टीज़ हैं, उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा। कुछ दिन पहले की बात करते हैं जब लहलहाते खेत भी थे, अनाज से भरपूर खेत थे, यानी फसलें थीं, ज़िंदगी का पहिया रवां दवां था, दुनिया की बेफिक्री से आज़ाद थे, खेल कूद में मसरूफ़ थे नन्हे बच्चे। अगर जवानों की बात करूं, खूबसूरत दुनिया में मगन थे, वो ख्वाब थे जिनको पूरा करने की जतन में थे, हर तरफ ज़िंदगी थी, उम्मीद थी। लेकिन फिर क्या हुआ? ये सारा मंजर बदल गया। ऐसी हवा चली, ऐसी बारिश आई, यानी वो बादल आए जो ऐसे बरसे, ऐसा पानी कि पानी जब बिखरा तो उसके बाद हमने क्या देखा? ख्वाब, जिंदगियां, अरमान सब बिखर गया, पानी की नज़र हो गया। ना चूल्हा रहा, ना चूल्हा जलाने वाले रहे, ना खाना पकाने वाले रहे, ना खाना खाने वाले रहे, ना घर रहा, ना छत रही, ना उम्मीद रही, ना रोशनी रही। और ऐसे में ये सारी की सारी खुशियाँ सैलाब की बेरहम मौजों के साथ बहुत दूर चली गई। बिल्कुल शुएब, और तसव्वुर करना नामुमकिन है किस कदर तबाही हुई है। सैलाबी रैले की बात करें तो इस सैलाबी रैले ने ऐसी तबाही मचाई है। नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, हम केपी की बात करें, बलूचिस्तान की, सिंध की, कहीं भी बात करें, सब पानी पानी हो गया। अब हर जबान पर एक ही सवाल है कि कहाँ जाएं और ना जाने रूठी खुशियां वापस कब लौटेंगी। बेघर सैलाब मुतासिरीन को आज हमारी मदद की ज़रूरत है। हुकूमत अपना काम कर रही है, मगर सैलाब मुतासिरीन पूरी कौम की तरफ देख रहे हैं कि हम कब स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, हम कब हालात का मुकाबला करने के लिए उनका साथ देंगे, क्योंकि यही वक्त है कौम के बनने का। कौमें यूं ही बना करती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, हादसात होते हैं, मुश्किल वक्त आता है, तब यकजान होकर, यकज़बान होकर, मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का वक्त होता है, अपने बहन भाइयों की मदद करने का वक्त होता है। और यकीन जानिए, अगर ये वक्त आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। आप रिग्रेट करेंगे, आप कोसते रह जाएंगे उस वक्त को जब आपके बहन भाइयों को आपकी ज़रूरत थी और आपने हाथ न बढ़ाया। आज वो वक्त है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत के बाजू बने और जो कर सकते हैं खुदारा वो ज़रूर करें। एक बिस्किट का डब्बा अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो वो भी करें। अगर आप अपने बच्चे का एक चिप्स का पैकेट सैलाब ज़दगान के बच्चों के लिए डोनेट कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें। कल तक वो हाथ देने वाले थे जो आज मांगने पर मजबूर हैं। अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ना दिखाए। और शुएब, सबसे तकलीफ बात यह है, घर बार बह गया, तालीम नहीं रही, अनाज नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, लेकिन आबा व अजदाद की कब्रें भी बह गई, वो भी नहीं रही। बिल्कुल। और सलमा, हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस वक्त हम सब एक कौम बनकर उभर सकते हैं और हमें उभरना चाहिए, हम उभर रहे हैं। हम सब मदद का जज्बा रखते हैं। ये आज की बात नहीं, माजी में सैलाब भी आए, ज़लज़ले भी आए, तबाही भी हुई, कुदरती आफात आए, लेकिन हमने एक कौम बनकर दिखाया। हमने ये साबित कर दिया कि हम एक कौम हैं, और जब हमारा एक भाई एक बहन तकलीफ़ में हो तो फिर हम उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं, दर्द उसका कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में ज़रूर कहेंगे कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हो रही हैं, कुछ NGOs हैं जो कि हमें बहुत अच्छा काम करती दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स बन चुके हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डोनेशंस भी ले रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहूँगा कि जो हुकूमत के फ़ंड्स हैं और जो हमारे फलाही इदारे काम करें, आप उनको सपोर्ट कीजिए, चूँकि उनको बेहतर पता है कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, उनको बेहतर पता है कहाँ पर कब क्या चाहिए, कहाँ पर टेंट चाहिए, कहाँ पर खुराक चाहिए, कहाँ पर दवाई चाहिए और कहाँ पर कोई और रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है, ये वो जानते हैं। वहाँ पहुँचना उनके लिए आसान है। बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ही मदद फराहम कर रहे हैं। इसमें हम जरा बात पहले केपी की करते हैं। केपी की बात करने से पहले शुएब मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे आपने कहा कि कुछ जगहों पे पहुंचना मुश्किल है, तो सूरत हाल ऐसी है जैसे हम कभी ज़लज़ले में देखते थे कि आसपास से ज़मीन बिल्कुल तबाह हो जाती थी और दरमियान में एक ऐसी जगह रह जाती थी जहाँ पर चंद लोग मौजूद होते थे। सैलाब में भी हमने यही देखा कि इतनी सी जगह पे 4-5 लोग मौजूद हैं, आसपास पानी आ गया, छोटे बच्चे हमने फंसे हुए देखे, हमने कुछ लोगों को शुएब ऐसे भी देखा जो मदद के लिए देख रहे थे दूसरों की तरफ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद के लिए भी आता तो कैसे, चारों तरफ पानी ही पानी था और दरमियान में फंसे हुए वो चंद लोग थे। तो सूरत हाल इतनी परेशान कुन थी, इतनी तकलीफ थी कि आपकी रूह काम जाएगी, तसव्वुर करना नामुमकिन है। और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो माली मदद है
और अशिया ज़रूरिया की मदद है जो हम पहुंचा सकते हैं। एग्जैक्टली और जब बात मदद की है तो इसमें हम जरूर पहले बात गवर्नमेंट की करते हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स की करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, एक जुमला बड़ा अहम उनका, उन्होंने कहा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आखिरी सैलाब मुतासर शख्स की मदद ना हो जाए। ये बहुत अहम जुमला उनका। कल उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया, सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और 10 अरब रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया और ये कहा PDM और गवर्नमेंट यानी बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर तय करें अब कैसे आगे बढ़ना है, घर कैसे बनाने हैं, कहां बनाने हैं। यानी मैं बात रिहैबिलिटेशन की कर रहा हूं, उसके लिए इस इमदाद का ऐलान किया गया है। 10 अरब रुपए। जाफराबाद का सैलाब मुतासर गांव हाजी लाडीनो, यहाँ का दौरा उनका था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो टेंट्स वहाँ पर लगाए गए, जो खैमे जिनका उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा कि भले वहाँ पर खाना मिल रहा है, खुराक मिले, लेकिन ज़ाहिर है जितना भी हो वो नाकाफ़ी है, हमें और करना है, मिलकर करना है, आगे बढ़ना है। और ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि उन्होंने इससे पहले सिंध का दौरा भी किया था। सखर से मुतालिक हम ज़रूर बात करेंगे कि वहाँ से मुतालिक भी ऐलान किया गया। तो एक ओवरऑल तकरीबन 35 अरब का पैकेज जिसका ऐलान किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो भी सैलाब से मुतासर एक ख़ानदान है फौरी तौर पर 25,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। स्टार्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान, आहिस्ता आहिस्ता तमाम इलाकों में। चूँकि ये जो 25,000 है, यकीन जानिए ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये छोटी सी कोशिश ज़रूर है लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है, बहुत ज़्यादा करना है, चूँकि इनको रिलीफ के साथ साथ अब रिहैबिलिटेशन की तरफ हमें लेकर जाना है। ऐसे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में कुछ इलाकों में हमने ऐसे घर बनते देखे हैं जो कि जिन्हें सस्ता घर कहा जाता है। 1 कमरे पर मुश्तमिल, 2 कमरे पर मुश्तमिल, गार्डर की छतें, वो सस्ते घर 5, 7, 8 लाख रुपए में घर बन जाता है। अब हमें उस तरफ बढ़ना है, ऐसे जगहों का तयन करना है जहाँ वो घर बनाए जा सकें ताकि फ़ौरी तौर पर इन अफराद को, इन ख़ानदानों को उन खैमों से निकाल कर हम उन पक्के घरों में लेकर आएँ ताकि उसके बाद ज़िंदगी रवां दवां हो जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब एक्टिवली नज़र आ रहे हैं हमें, यानी सिंध का दौरा भी किया, बलूचिस्तान की बात भी कर, आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करना है, नौशहरा का दौरा वो करेंगे। चूंकि नौशहरा से मुतालिक पहले कहा गया कि वहां पर जो है वो सैलाब आ सकता है, जिसमें हमने देखा कि फिर जो मोटा गांव हो सकते थे जहां पर खतरा ज़्यादा था वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया। लेकिन हालात वहां पर क्या हैं, चूंकि वहां पर भी एक सैलाबी रेला गुजरा है, हालात क्या हैं वो देखने जाएंगे, कैसे रिलीफ को तेज किया जा सकता है उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल, इसके अलावा PM आज चारसदा का दौरा भी करेंगे, मेमन डैम पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और तमाम सूरत हाल जो है उसको खुद मॉनिटर करेंगे। सबसे अच्छी बात शेब कि जब से सैलाब आया तब से हमने जैसे आपने भी कहा कि एक शख्स जिसको हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा, हर जगह पहुंचते देखा, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। इसके अलावा वो बलूचिस्तान के पहले भी 2 से 3 दौरे कर चुके हैं और दोबारा उन्होंने दौरा किया है। बलूचिस्तान के लोगों के दरमियान वो मौजूद रहे, लोगों की हालत ज़ार पूछी, उनके लिए जो हो सकता था किया। वफाक ने अपने तौर पे किया, सूबाई हुकूमत तो पहले से कर रही थी इकदाम। ये जो कोलैबोरेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे वक्त में जब सूबों को हमारी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कई इजलास हेड किए और हर 48 घंटे के बाद रिपोर्ट मांगी कि सूरत हाल का जायज़ा लेके उनको बताया जाए कि इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची है, रेस्क्यू का, रिलीफ का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को राशन तकसीम किया गया, कितने लोगों को पका हुआ खाना दिया गया। इन तमाम तर चीज़ों की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को हर 24 से 48 घंटों के दरमियान में मिलती रही है। और उसके अलावा खुद जो उन्होंने दौरे किए उसके अलावा एक बात और भी है सलमा कि आज का दिन भी बड़ा अहम है, चूंकि आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका हंगामी इजलास तलब कर रखा है। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लड्स, उसके बाद कैसे इससे निमटना है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, सजेशन सबसे ली जाएगी, फिर अमल उस पर किया जाएगा। और इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है वो भी इस हंगामी इजलास में शरीक होंगे। हमारी सिविल क़यादत और हमारी अस्करी क़यादत हमें ऑन फुट नज़र आ रही है, ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र हम जरूर करेंगे, जिन्होंने सैलाब से मुतासरा अंदरून सिंध के इलाकों का दौरा भी किया। रईस साबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर और शहदाद कोट के जो दूर दराज इलाके हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। जो फौजी दस्ते वहाँ पर तैनात हैं उनसे मुलाकात भी की है। और खैरपुर का गाँव है जिलानी और कंबर शहदाद कोट, यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, उनसे पूछा क्या चाहिए उनको, दादरसी की, कहा हम हैं, मौजूद हैं और सब मिलकर इस आफत का मुकाबला करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में इजहार यकजहती हमें करनी है। और ऐसे में जो सैलाब मुतासरीन थे, जब उन्होंने आर्मी चीफ को अपने दरमियान पाया तो शुक्रिया भी अदा किया, चूँकि ज़ाहिर है उनका वहाँ पर आना उनके लिए एक हौसला मंद बात थी। बिल्कुल, और इस मौके पे आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर, मुसल्लह अफवाज भी उनके साथ शाना बशाना काम कर रही हैं और सारे लोग मिलकर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन रात। इन काविशों को हमें सपोर्ट करना है। हम बार बार सपोर्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कौम बनने का यही वक्त है। अगर हमारा साथ नहीं होगा, हम अपने इदारों को ऐसे वक्त में तनहा छोड़ेंगे तो यकीन जानिए कि हमारे मुल्क पर इससे मुश्किल वक्त
वक्त आज के बाद नहीं आएगा कभी। ये जो मुश्किल वक्त है, 70 सालों में हमने ये वक्त नहीं देखा। शोएब, इस वक्त 3 करोड़ तकरीबन आबादी हमारी मुतासिर है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, चारों सूबों की बात करें, जनूबी पंजाब है, केपी है, सिंध है, इसके अलावा बलूचिस्तान की बात करें, हर जगह पे हमें पानी नजर आ रहा है। हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने 7 दहाइयों में तैयार किया था वो तबाह हो गया है। तो ये वक्त है जब हमें मदद की ज़रूरत है। तो हम आर्मी चीफ के विजिट की भी बात कर रहे थे और उन्होंने इस पे बात भी की है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अपने नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, अब चूंकि हम बात आर्मी की कर रहे हैं, हम रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे हैं, तो बस एक दो खबरें शेयर करें, फिर हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाएंगे। और कुमराट की बात हमें जरूर करनी है। वाई? बिकॉज आपको याद है हम पिछले कई दिनों से क्या बात कर रहे थे कि ये मौसम घूमने फिरने का नहीं है। हमने बार बार सयाहों से ये अपील की थी प्लीज ना जाइए, लेकिन बहरहाल जो गए, अब जो फंस गए हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं चूंकि ज़ाहिर उनको हमने रेस्क्यू करना है। ऐसे में कुमराट की मैं बात करूंगा। कुमराट यानी सवात से ऊपर का इलाका, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि सया फंस गए, और कल से हम देख रहे हैं कि आर्मी के जो एविएशन के हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। कल जो पहले खबर आई कि 85 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, फिर कहा गया 50 और अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें कुछ फॉरनर्स भी शामिल हैं। कुछ फॉरनर्स जो कि वहाँ पर मौजूद थे उनको भी रेस्क्यू किया गया है, और इसलिए कोशिश की जा रही है कि 2 से 3 रोज़ में तमाम जो सयाह हैं उनको वहाँ से बाहिफाजत यहाँ पर ले आएँ। लेकिन इसमें यह ज़रूर कहेंगे हम कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कांटेक्ट में हैं, तमाम महफूज हैं। ये मैं उन तमाम फैमिलीज़ के लिए कह रहा हूँ कि तमाम सयाह महफूज हैं, कांटेक्ट में हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उन सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त जब हम मुख्तलिफ शहरों की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मैं आर्मी के जो रिलीफ की बात करूँ, चूँकि तारीख में जो सैलाब आया है, जो तबाही अब आई है, इसमें पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा मुतासर। जिस तरह सलमा आपने कहा कि 3 करोड़ अफराद, ये तो वो फिगर है जो हमारे सामने आई है, बट इससे ज़्यादा हो सकती है। हम इससे बड़े पैमाने पर तबाही को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जब पानी चला जाएगा फिर हम उसे काउंट करेंगे। एग्जैक्टली, बारिशें भी जारी हैं। कमांडर लाहौर को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज की हिदायत पे लाहौर डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे पाक आर्मी, पंजाब रेंजर्स ने 17 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंप्स लगाए हैं, जिनमें फोर्ट्रेस स्टेडियम शामिल है, सदर, वॉल्टन, जौहर टाउन, ग्रेटर इकबाल पार्क, इसके अलावा बेदियां रोड, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, लिबर्टी, कसूर, शेखुपुरा, चूनिया शामिल है। और इस कैंपस के क़याम से अवाम सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करवा सकते हैं और करवा भी रहे हैं। इसमें आप खुराक फराहम कर सकते हैं, अद्वियात दे सकते हैं, पीने का पानी आप वहाँ पर ख़रीद कर दे सकते हैं, कंबल, मच्छरदानियाँ और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको चाहिए कि वहाँ पे सपोर्ट करें। पाक आर्मी और पंजाब रेंजर्स के जवान मुतासरीन तक ये जो एहतियात है इनको पहुँचाने का काम दिन रात कर रहे हैं, मसरूफ़ अमल है इस काम में। और जितना सामान जमा बलूचिस्तान, सिंध, केपी, जनूबी पंजाब, जहाँ जहाँ सैलाब है वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। दिन रात हमारी फोर्सेस इसी काम में लगी हुई हैं, और पाकिस्तान की आवाम बिलुमूम और लाहौर की आवाम से बिलखुसूस अपील है कि वहाँ पर जो लोग इस वक्त एहतियात दे रहे हैं वो और ज़्यादा मदद करें, बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें ताकि वो भी मदद में हाथ बटाएं। और ये कैंप सिर्फ लाहौर के इलाकों में नहीं है, हमें हर शहर में नजर आ रहे हैं, हर शहर में नजर आ रहे हैं। दिल खोल कर मदद कीजिए, और ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हालात आज क्या हैं। मंडे एक नया हफ्ता आगाज है, पिछला हफ्ता तबाही रही, ये हफ्ते का आगाज कैसा हुआ, कहां पर क्या हालात हैं, इसकी बात आप करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम राजनपुर। हमारे नुमाइंदे, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे शाहिद वफा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद, एक नया हफ्ता, क्या एक नई उम्मीद भी है, एक नया दिन भी है, ये नया सूरज तो है इस हफ्ते का, लेकिन वहां के हालात क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हालात के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं, पहले जो तबाही का जो एक दायरा है वो बहुत वसी है। यहाँ के 2 अज़ला का हमने इन 2 रोज़ में दौरा किया, एक राजनपुर और डेरा गाजी खान। अदाद शुमार के मुताबिक इन दोनों अज़ला में 15 लाख से ज़ायद अफराद बराह रास्त इस सैलाबी रेले से मुतासिर हुए हैं, और सिर्फ राजनपुर की 3 तहसीलों में 40,000 से ज़ायद घर मुनहदिम हो गए हैं। सिर्फ कच्चे मकानात ही नहीं, इनमें पक्के मकानात भी थे और जो जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुंचा, और कुछ बहुत से मकानात जो हैं, जैसे मैंने फिगर आपसे शेयर की, वो पूरी तरह से फ़्लैट हो गए हैं। इस सूरत हाल में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, जो कि इंसानी अलमिये की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक सवाल है रेस्क्यू का, तो रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे, पाक फ़ौज की जानिब से जो फ़िज़ाई ऑपरेशन किए गए, राजनपुर और डेरा गाजी खान में भी ऑपरेशन किए गए, और पिछले 15 रोज़ में 60,000 से ज़ायद लोगों को फ़िज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल है। अब बराह रास्त सैलाबी पानी से राजनपुर और डेरा गाजी खान में किसी शख्स की जान को कोई ख़तरा नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं, उसके तदारुक के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है।
अब जो सबसे अहम मरहला है वो आप ही के अल्फाज में वो रिहेबिलिटेशन का है, रिलीफ का है, बहाली का है। और ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत से लोग, जो सलमा भी कह रही थी कि जो लोग ख़ुद देने वाले थे, देने वाले हाथ अब लेने वाले हाथ बन गए हैं। जो लोग अपने घरों में रहते थे वो सड़कों पर आ गए हैं। अगरचे उनको टेंट फ्राहम किए गए हैं, कुछ निजी कंपनियों NGOs की जानिब से सोलर पैनल लगाकर उन्हें बिजली भी फ्राहम की गई है। अवामी सतह पर, हुकूमती सतह पर बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़ौज है, दूसरी डोनर एजेंसीज़ हैं, रिहेबिलिटेशन का अमल जारी है। लेकिन लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत वसी हैं। ठीक, शाहिद मैं एक और बात भी जानना चाहूँगा आपसे। ज़ाहिर है आपने अहाता किया जो हालात वहाँ पर हैं इस वक्त, और ज़ाहिर है हम ये बात इसलिए भी करें ताकि लोग समझ भी पाएँ, आवाम समझ भी पाए कि इस वक्त वहाँ पर हालात क्या मंजर पेश कर रहे हैं और कैसे हमें उनकी मदद को पहुँचना है या कैसे अपनी मदद को वहाँ तक पहुँचाना है। ऐसे में मैं सियासी क़यादत की बात भी करूँगा। आज ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ का भी वहाँ पर दौरा है। मैं डेरा गाजी खान की बात कर रहा हूँ, तौनसा की बात करूँ, आस पास के जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा के विजिट से मुतालिक कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? कब कहाँ कहाँ पहुँचेंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी? जी, इस हवाले से जो अब इब्तदाई इतलात हैं उसमें वो सबसे पहले उनका जो वो रुकेंगी वो मुल्तान पे पहुँचेंगी। मुल्तान में वो अपने जो पार्टी कारकुन हैं और जो अवाम हैं उससे उनके साथ उनकी मुलाकात है, उनसे वो खिताब करेंगी। और उसके बाद एक मुकाम है जो राजनपुर की जानिब, जिसे नाड़ी कहते हैं, यहाँ पर उनका एक स्टे होगा। यहाँ पर उन्होंने लोगों से खिताब करना है जो सैलाब ज़दगान हैं, उनकी इमदाद के लिए यकीनी तौर पर वो किसी पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। या इस हवाले से जो भी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है, जो कि हमने देखा है बहुत ज़रूरी है आवाम तक पहुँचना, और बहुत खुशाइन बात है कि सियासी क़यादत को इस वक्त आवाम के दरमियान होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा आज विजिट कर रही हैं। अच्छा शाहिद, ये बताइएगा, आपने बताया कि 40,000 मकानात मुनहदम हो गए हैं, क्या तमाम लोगों को टेंट्स मिल चुके हैं, उनके पास पीने का पानी मौजूद है? और इसके अलावा वबाई बीमारियों का आपने जिक्र किया, तो मेडिकल कैंप्स तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मज़ीद डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, क्या मज़ीद अद्वियात की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी सहूलियात इस वक्त फ़राहम की जा रही हैं उन्हें अगर हम नाकाफ़ी ही कहें तो ही मुनासिब होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 15 लाख से ज़्यादा अफराद तो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। जो बीमारियां हैं उनका मैं तज़किरा करूं कि इसमें जिल्द की बीमारियां हैं, पेट के अमराज हैं, गैस्ट्रो है, और इसके अलावा सांस की बीमारियां हैं, वो फैल रही हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी जानिब बहुत कम लोगों की तवज्जो है वो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, क्योंकि लोग अपने घरों में बावकार ज़िंदगी गुजार रहे थे, मुतमईन ज़िंदगी थी, और एकदम से वो बेघर हो गए हैं। उनके ज़रिया मुआश, उनके जानवर, माल मवेशी सब बह गए हैं, और उनकी फसलें जो हैं, मैं बताऊं कि 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोग मुआशी तौर पर तबाह हो गए हैं। तो इस वक्त वो एक बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में भी हैं। इसलिए सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, उनकी नफसियाती बहाली के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से। अल खिदमत फाउंडेशन है, अखुवत फाउंडेशन है, इसके अलावा समुंदर पार पाकिस्तानियों की बहुत सी NGOs हैं, वो काम कर रहे हैं। लोग ज़ाती हैसियत में गाड़ियों पर, अपनी गाड़ियों पर पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ लोगों में खुश्क राशन तकसीम कर रहे हैं, पके हुए खाने तकसीम कर रहे हैं, साफ़ पानी की बोतलें भी तकसीम की जा रही हैं। जहाँ तक सवाल है खैमों का, तो हमने देखे हैं खैमे, जो जितने भी लोग बेघर थे उनको एक ख़ानदान को एक खैमा फ़राहम किया गया है, बल्कि मैंने उसके साथ सोलर पैनल भी लगे देखे, एक पंखा भी उनको फ़राहम किया गया है, बिजली, एक लाइट का बल्ब भी फ़राहम किया गया है। ये चीज़ें फ़ौरी तौर पर, जैसा मैंने कहा कि इस बहरान को इंसानी अलमिया बनने से रोक रही हैं, ताहम बहाली का ये अमल वक्त लेगा। और मैं एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ फसलें तबाह हुई हैं, माल मवेशी बह गए हैं, कपास की फसल खड़ी थी, तो इसके असरात हमारी मुल्क की मईशत पर चंद माह बाद नज़र आना शुरू होंगे, जब अजनास की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी किल्लत मार्केट में नज़र आएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें डिटेल से अपडेट किया, क्या हालात हैं उसकी, ना सिर्फ मंजर कशी की, और ये आपने कहा कि दो ज़्यादा अहम बातें। एक ज़ाहिर है जितनी सहूलियात जो हैं वो वहाँ पर हैं वो फिर भी ज़ाहिर नाकाफ़ी हैं। दूसरा बड़ा अहम नुक्ता, एक शख्स अपने घर में रह रहा हो, बावकार ज़िंदगी गुजारा, और अचानक से एक लम्हे में छत छिन जाए, उसके बाद क्या ज़िंदगी होती है ये वही शख्स जानता है। कुछ फुटेजेस ऐसी आई सलमा कि जो देख कर दिल खून के आंसू रोता है। एक शख्स को मैंने देखा, वो बैठा रो रहा था, उसके सामने उसकी भैंस कीचड़ में धंस रही थी, बेबस महसूस कर रहा था, वो कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ रो रहा था। एक और ख़बर जो मेरी नज़र से गुजरी, एक खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। अब ये ऐसे वाक़यात हैं, ये ऐसी ख़बरें हैं जो देख कर, सुन कर
आप यकीन करें, अगर हम एक लम्हे के लिए खुद पर रख कर सोचें, खुदा ना खास्ता ये वक्त हम पर अगर आए तो हम क्या करते, हम पे क्या बीतती। तो आपने करना सिर्फ ये है, एक लम्हे को ये सोचना है कि अगर खुदा ना खास्ता वक्त आप पर आता तो आप कैसी मदद एक्सपेक्ट करते, वो मदद कर दीजिए। सिंपल, ये एक आसान सा और बुनियादी हल है और कि जो खुद पर रखकर सोच लेगा। इससे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो नहीं सकता कि आपने अपनी एक जिंदगी अपने सामने उजड़ते हुए देखी। बिल्कुल, आपने अपना एक घर बनाया जो पानी में बह गया, उस घर में आपकी कितनी ख्वाहिशें दफन हो गई। आपने अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें कपड़े जूते लेके रखे होंगे, खाने पीने का सामान रखा होगा, बेटियों का जहेज बना के रखा होगा। इतना कुछ बह गया कि तसव्वुर करना नामुमकिन है। बहुत तकलीफ दे बात है ये, इवन इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और जब इंसानी अलमिया कहीं पे भी जन्म लेता है तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ दे बातें सामने आती हैं। और जो कुछ सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जाहिर है आप या मैं वहाँ जा नहीं सके, सोशल मीडिया के थ्रू या कन्वेंशनल मीडिया के थ्रू जो खबरें हमारे तक पहुँच रही हैं वो इतनी तकलीफदेह हैं कि उनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बिल्कुल, शायद मैं उन अल्फाज के जरिए मंजर कशी ना कर सकूं जो मैंने देखा, और जिन पर गुजर रही है उनसे ज्यादा बेहतर इस तकलीफ को कोई बयान नहीं कर सकता। इससे ज्यादा अल्लाह उनकी तकलीफ ख़त्म करे, मैं कम भी नहीं ख़त्म करे, ऐसा कोई माहौल बने, चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ जाएं, उनकी तकलीफ़ कम हो, ख़त्म हो। आगे बढ़ेंगे। और चूँकि इससे पहले हम बात कर रहे थे सियासी क़यादत का फ़ील्ड में होना, सैलाब मुतासरीन के पास जाना, उनकी दाद रसी की ना सिर्फ बात करना बल्कि अमली तौर पर कोशिश करना। और चूँकि बात नवाज साहबा की कर रहे थे कि आज उनका दौरा है, मुल्तान से वो जाएंगी, राजनपुर भी जाएंगी, डीजे खान भी जाएंगी, मुख्तलिफ इलाकों में आज उन्होंने जाना है, कौन सा भी जाना है, कहाँ कहाँ पर जाएंगी, क्या शेड्यूल होगा, इस पर बात करेंगे। शफकत अब्बास मलिक हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शफकत, डिटेल दीजिएगा, कहां कहां जाएंगी और क्या शेड्यूल है उनका? जी शुएब, अब से थोड़ी देर बाद नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा मुल्तान पहुंच रही हैं। बेसिकली मुल्तान पहुंचने का उनका मकसद यहाँ की जनूबी पंजाब की तमाम जो उनकी सियासी क़यादत है उन्हें हमरा लेकर और इमदादी सामान हमरा लेकर उन्होंने तौसा पहुंचना है। उन्होंने हेड मोहम्मद वाला से होते हुए छोटे छोटे नाड़ी में मुतासरीन से मुलाकात करनी है। उसके बाद बप्पी है इलाका तौसा शरीफ का, उसमें मुलाकात करनी है। छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात करनी है, उनकी दिलजोई करनी है। और उनका यहाँ से रैली की सूरत में जाना इस चीज़ की गमाजी करते हैं कि वो उनकी जो ना सिर्फ मरियम नवाज साहिबा बल्कि उनकी पूरी जो जनूबी पंजाब की क़यादत है वो उनके सलाम मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए उनके साथ जा रही है और इमदादी सामान भी जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाब में हैं और सियासी क़यादत का उनके हमरा होना उनकी तकालीफ को बहुत ख़त्म तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत हद तक कम कर सकता है। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। खुद मुतहर्रिक हुई है मरियम नवाज साहिबा और अवाम के जब अवाम के पास जाएंगी उनके दुख को खुद देखेंगी और अवाम जो है उन्हें अपने हाल बताएंगी, दिल के हाल बताएंगी। जो उनके साथ पिछले 15 दिनों से गुजर रही है वो अपना दिल का हाल देंगी और उनकी तकालीफ का कुछ बदावा मुमकिन हो सकेगा। जी अच्छा शफकत, आपने दौरे के हवाले से डिटेल शेयर कर दी। अगर आप जनूबी पंजाब में जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर कर सकें कि राजनपुर, डीजी खान, इसके अलावा कौन कौन से इलाके मुतासर हैं? जी सलमा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान टेलीविजन की टीम पिछले 10 से 15 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में हैं। हम डेरा गाजी खान में भी गए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी गए। अफेक्टेड एरिया की जहाँ तक बात है वो जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, अगर डीजी खान की बात करें तो सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली तहसील जो है वो तौसा की तहसील है। उसके बाद कोट छुट्टा है वो अफेक्ट हुआ है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड तहसील है वो रुझान मजारी की है, उसके अलावा फाजिलपुर है, उसके अलावा जामपुर है। अच्छा, एक तो रेला है, ये है कोई सलमान से जो पानी बारिश का रेला आया है उसने हिट किया है, उसने नुकसान पहुंचाया है। अभी जो बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आप जानते हैं और हम बार बार बता रहे हैं कि जो दरियाए सिंध में का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो केपी में मानसून की बारिशें हैं और आज मुतवक्के है जो तौसा बैराज में पहुंचेगा। तकरीबन अंदाजन बताया जा रहा है कि 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक का एक रेला है। अगर वो इस तरफ आया तो उससे मजीद लिया को नुकसान होने का खतरा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके, अलीपुर के इलाके,
और राजनपुर के जो बाकी इलाके हैं वो तमाम हिट होने का खतरा है। तो उसके लिए भी पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों को ऐलानात किए जा रहे हैं कि अपना माल, अपनी हर चीज लेके महफूज मकामात पर आएं। जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शफकत, आप मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का एक बार फिर से सबूत देना। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि कुछ ऐसी खबरें सामने आई जो कि बेबुनियाद थी, झूठी थी, सरासर झूठी थी। इसमें पहले मैं बात बलूचिस्तान की करना चाहूँगा। बलूचिस्तान के डैम से मुतालिक, वहाँ के बंद से मुतालिक कुछ ऐसी खबरें आईं, कुछ ऐसी अफवाहें आईं कि लोगों में खौफ व हरास फैला कि बंद टूट जाएगा, डैम टूट जाएगा, पानी आ जाएगा, सब बह जाएगा। वो खबर झूठी निकली। तो मैं इसलिए बात करूं कि प्लीज़ ऐसी कोई भी पोस्ट, ऐसा कोई भी ट्वीट, ऐसी कोई भी खबर जब तक आप वेरीफाई ना कर लें, प्लीज डू नॉट शेयर दैट। और इवन कालाबाग डैम को लेके कितना प्रोपेगेंडा किया गया, आपको इतनी मुख्तलिफ तरह की पोस्टें नजर आ रही थी देखने वालों को। मतलब आप क्यों अपनी आवाम को कंफ्यूज करते हैं, आप क्यों झूठी खबरें फैलाते हैं? ये डिसाइड करना कि कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं, ये हुकूमत का काम है, ना कि एक आम शहरी का जिसे कुछ नहीं पता कि फिजिबिलिटी कैसे बनती है, कौन से डायनामिक्स मद्देनजर रखे जाते हैं। तो इस तरह की चीजों में मेरा ख्याल है कमेंट करना भी क्राइम के जुम्मे में आना चाहिए। इस वक्त होना क्या चाहिए? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए इस वक्त, और कोई बात नहीं होनी चाहिए माजी में क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या कोताहियां हुई, वो सब अपनी जगह, उसकी बात अभी करना यकीन जाने कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। आइंदा हमें क्या करना है, बात उसकी भी अहम जरूर, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे प्यारे भाई, हमारी प्यारी बहनें, वो खानदान बेसुरत सामानी के आलम में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, टेंट में है कोई, टेंट के बगैर है कोई, अपने जानवर के साथ है कोई जानवर यानी माल मवेशी के बगैर है, उसको नहीं पता जिंदगी कैसे गुजरेगी, नहीं पता अब मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी नहीं पता अगले वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पका हुआ खाना उन तक पहुंच जाना, टेंट उनके लिए लग जाना ना, उसके बाद उनके लिए कोई पक्का घर, उसका बंदोबस्त होना, चूंकि खतरा अभी टला नहीं है, और बारिशें हो जाना, पानी का आ जाना, जहां पर मौजूद है अब वो, इन इलाकों में भी अगर पानी आ गया तो कहां जाएंगे वो। ऐसे में सबसे पहले ये जो बुनियादी बात मैं कर रहा हूं कि उनको हमें महफूज मकाम पर पहुंचाना है ताकि वो सांस तो ले सकें, जीने की एक उम्मीद तो नजर आए उन्हें, फिर अगली बात करेंगे आइंदा क्या करना है, माजी से कैसे सीखना है, इस सब के लिए वक्त है, कर लेंगे, हो जाएगा, मिलकर करेंगे, हो जाएगा। ये जो हमने बात की ना फेक न्यूज़ की बात, मैं इसलिए भी करूं कि इस वक्त हमें सियासत से बालातर होकर बात करनी है और काम करना है। कौन किस पार्टी से है दैट डजंट मैटर। हम इस वक्त एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर इस मसले को समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का मैं जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा सियासत के लिए तो उम्र पड़ी है। उन्होंने कल एक जुमला और भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझसे भी गलतियां हुई हैं माजी में, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। इस वक्त सियासत नहीं करनी, कौन क्या करे इसकी बात नहीं करनी, मिलकर आगे बढ़ना है। इदारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर आगे बढ़ना है, एक पाकिस्तानी का दर्द समझना है, महसूस करना है और आगे बढ़ना है। ये जो हमने गलत खबर की बात की, मैं सखर की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। ये है हमारा सच का पाकिस्तान सेगमेंट, चूंकि इसमें हम ये बात जरूर करते हैं कि कहाँ झूठ ने कितना नुकसान पहुंचाया। सखर का दौरा था वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, और इस दौरे के मौके पर डॉन न्यूज़ ने खबर छापी, रोजनामा डॉन में खबर छपी एहतजाज से मुताल्लिक। वो खबर बेबुनियाद, झूठी है। प्लीज बी ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, आप ऐसी कोई खबर ना शेयर कीजिए जो कि झूठ पर मबनी है। और डॉन की तरफ से लिखा गया कि वहां पर एहतजाज भी हुआ है और दहशतगर्दी के भी कुछ एलिमेंट वहां पर शेयर किया गया। तो इस पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्लैरिटी दी है, ना दहशतगर्दी ना कोई एहतजाज। वो गए वहां पर, विजिट किया, उनकी बात सुनी, मदद की बात की, कैसे मदद फराहम की जा सकती है, कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का फोकस उस पर था। बिल्कुल शेब, फेक न्यूज़ इज पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉर। इस पे भी हम बात करते रहते हैं गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन। लेकिन एक जो बात जो मेरे लिए तसल्ली बख्श है वो ये है कि हमारे दोस्त ममालिक भी इस वक्त मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हम किसी भी अपने करीबी दोस्त बात करें, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, तुर्किया हो, बरतानिया, कनाडा, अज़रबैजान, तमाम मुल्कों से पाकिस्तान को इमदाद भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूएई की तरफ से सामान कल पहुंच चुका था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और तुर्किया की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर सामान पहुंच चुका था जो कि रिसीव भी कर लिया गया। और ये जो इमदाद का सिलसिला, ये गुडविल जेस्चर भी होता है कि आप अपने दोस्त मुल्क के लिए क्या जज्बात रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में जो हमारे सैलाब में फंसे बहन भाई हैं उनकी मदद के लिए कुछ सामान भेजा है। ये जो इमदाद का सामान है शुएब, ये अगर हम नहीं भेजेंगे, इवन जब हम अपनी कौम से अपील करते हैं कि आप एहतियात दें, आप लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, चीज़ें डोनेट करें, पैसे डोनेट करें, जो आपसे हो सकता है, जो तौफीक अल्लाह ने आपको दिया आप करें। इसी तरह
हम दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी मुश्किल वक्त आता है हम अपने बहन भाइयों की मदद ज़रूर करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो इसी तरह जैसे हमारे दोस्त ममालिक पाकिस्तान इमदाद भेज रहे हैं, इसी तरह हमने भी जो हमसे हो सका हमने कंट्रीब्यूट किया अपने आसपास के खत्ते के लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में थे। सैलाब में शुएब जो सबसे तकलीफ दे बात होती है वो ये होती है कि अब कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, जो खाना पकाएंगी खा लेंगी, उनके पास कोई ना कोई थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ पका सकेंगे। लेकिन तकरीबन 1 करोड़ आबादी ऐसी है जिनके पास लकड़ियाँ नहीं हैं जलाने के लिए, जिनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो खाने को पका के खा सकें। वहाँ पर राशन रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पर पका हुआ खाना चाहिए। और पका हुआ खाना क्योंकि बहुत जगह पे पहुँचना नामुमकिन इसलिए कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पहुँचने में मुश्किलात हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि कुछ ऐसा सामान हो जैसे खुश्क चने हैं, जैसे बिस्किट हैं, कोई इस तरह की चीज़ें या खजूरें हैं जिससे वो लोग सर्वाइव भी कर सकें, उनका पेट भी भर सके और ज़ाहिर है न्यूट्रिशन भी उनको चाहिए। अगर उनको रोटी या चावल नहीं मिल रहे तो उसके अल्टरनेट कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो वो खा के पेट भर के सो सकें। अल्लाह ताला ने अगर हमें ये तौफीक दी है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, अगर हम किसी की मेहमान नवाजी कुछ दिनों के लिए कर लेंगे जब तक उनके हालात नहीं बेहतर हो जाते तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप सोचें कि अगर आप अपने एक वक्त के खाने पे 2 से 3 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, अगर आप 8 से 10 हज़ार के कपड़े पहन सकते हैं तो ये पैसे आप क्यों ना उन बहन भाइयों की मदद पे लगा दें। जुमले बदल बदल के मैंने और शुएब ने बहुत बार अपील की कि आप वहाँ पे लोगों की मदद करें। उसकी वजह यह है कि हमसे जो बन पाएगा हम तो करेंगे, लेकिन हमारी कौम भी करे। हम ये चाहते हैं कि ये मुत्तहिद होने का जो वक्त है इसे हाथ से ना जाने दें। हम आइंदा जल्जलों का इंतज़ार ना करें, हम आइंदा सैलाबों का इंतज़ार ना करें। और बारिशों का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सिलसिला अभी जारी है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सर तक पानी जमा था और ऊपर से मज़ीद बारिश बरसती रही। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बेयारो मददगार। आप सोचें कि जो लोग बेघर हुए उनमें कोई दिल का मरीज़ होगा, कोई शुगर का पेशेंट होगा, किसी के गुर्दे ख़राब होंगे, किसी को कोई और ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज ना हो तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन वो लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से टेंट प्रोवाइड किए गए, इस पर भी हमने बात की शुएब की। टेंट की कीमत जो 3 से 4 हज़ार रुपये थी उसकी कीमतें बढ़ा दी गई। ये एक जुल्म बराए जुल्म था कि आपने वो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ी, कफन की ज़रूरत पड़ी, आपने कफन की कीमत बढ़ा दी, खैमे की ज़रूरत पड़ी, आपने उसकी कीमत बढ़ा दी, आपको सब्जियों की, दालों की या बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ी, आपने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। ये वक्त पैसे कमाने का नहीं है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी शुएब के, जापान में जब वर्ल्ड वॉर के वक्त जब उधर बमबारी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे, तो एक बूढ़ी खातून थी जो कुछ सामान रख के रोज़ बेचने के लिए बड़ी कम कीमत पे, मार्केट से कम रेट पे रख के बैठ जाया करती थी बेचने के लिए। किसी ने उससे पूछा कि तुम मार्केट से कम कीमत पे क्यों बेचती हो, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है जो मैं कर रही हूँ, मैं होलसेल से सामान उठाती हूँ और लोगों के लिए यहाँ पर मैं कम कीमत पे रखती हूँ। ये उसका कंट्रीब्यूशन था। तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता कि हम अगर चीज़ सस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम उतनी कीमत पे दें कि लोग उठा सकें। बिल्कुल ऐसा ही, उतनी ही कीमत पर दे दें कि लोग उठा सकें। टमाटर भी महंगा, आलू, प्याज भी महंगी, सब्जी भी महंगी, सब कुछ महंगा होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और सब्जियां महंगी होने की एक बड़ी वजह के हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली ऐसे। चलें बढ़ते हैं आगे और हम ज़रा बात अब करते हैं फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न से मुतालिक भी। और हम ये ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त जो फ्लड कमीशन है उसकी रिपोर्ट क्या बता रही है और फ्लड कमीशन की तरफ से क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्या रोल इस वक्त फ्लड कमीशन का है। चेयरमैन अहमद कमाल साहब वफाकी फ्लड कमिश्नर में ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से और सवात की बात करना चाहेंगे। सर व्हाट हैपेंड इन सवात? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे आपके इल्म में है ये 25 का स्टार्ट था जी, और इस सिलसिले में महकमा मौसमियात की बाकायदा वार्निंग भी थी कि वेरी हाई वहाँ पे रेनफॉल और साथ इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन साथ में जो बाद में फर्दर चीज़ सामने आई वो ये कि वहाँ पे एक मेजर क्लाउड बस्ट भी हुआ और उस मेजर क्लाउड बस्ट की वजह से गैर मामूली तौर पे पानी का फ्लो आया। ओके, यानी अलर्ट जारी था लेकिन क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटी का नहीं पता था। क्लाउड भी हो सकती है जी, क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटी माइक्रो एक्टिविटी होती है जहाँ तक महकमा मौसमियात वाले इसके ऊपर बात करते हैं और इसके बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे 2001 में रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी और आनन फानन जी कुछ 610 मिलीमीटर रेन कोई 10 घंटे में हो गई थी। सो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना होता है वो लोकली डेवलप होता है और आप उसको यूँ समझिए कि जिस तरीके से आप एक बहुत बड़ा 1 फुट का
कोई पाइप है उसको फ्लोर पे खोल दे और उसमें से ठीक ठाक पानी आना शुरू हो जाए, इस तरीके से इसमें से पानी आता है। तो महकमा मौसम की अदरवाइज अपनी फोरकास्ट और जो उन्होंने अलर्ट जारी किए हैं वो ठीक चलते रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं। हमारे इदारों ने बेहतर काम किया, उन्होंने अलर्ट जारी किया, लेकिन जरा क्लाउड बर्स्ट की एक्टिविटी जो कि ज़रा आप नहीं एंटिसिपेट कर सकते, एक लोकल एक्टिविटी, एक लोकल डेवलपमेंट। एक चीज सर मेरे नॉलेज के लिए अगर आप बता दें, व्यूअर्स के लिए भी ऑफ कोर्स, के क्लाउड बर्स्ट क्या मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं एट अ टाइम? मैं इस मामले में ये कहूँगा कि मैंने पास्ट में बुनेर में ऑब्जर्व किया है कि मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, तो लेकिन उसके लिए किसी एक एरिया में लो प्रेशर का और बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर का जो माइक्रो लेवल पे होता है उसका असर होता है। जो स्वात वाली साइड पे जो तबाही हुई, क्या उसमें मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट थे? ये इस वक्त तक कोई कह लीजिए कि इसका असेस नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे ये जो सिस्टम था वेस्टर्ली वेव का, मेरी डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात से जब बाद में बात हुई तो उनका ख्याल था कि ये जो वेस्टर्ली वेव वहाँ पे परसिस्ट कर रहा है, ये वेस्टर्ली वेव बेसिकली फ्यूचर में भी इसका बायस बन सकती है। अच्छा, ये आगे आने वाले दिनों में और फ्यूचर में ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका मकसद ये है कि हमें नेक्स्ट मानसून सीजन भी देखना है, उसके बाद भी देखना है, हम अगर जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह हम सबको सलामत रखें। तो इस किस्म की चीज़ किसी जगह पे भी हो सकती है। सर, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, अगर आप उसमें थोड़ी राय दे सके? बिकॉज हमने सवात में देखा सर, वहाँ पे दो इश्यूज हमारे सामने है। एक हमारे सामने इशू यह है कि रिवर बैंक पे होटल्स का कयाम, जिस पर कल डीसी सवात से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मुतअद्दिद होटल्स को उन्होंने वार्निंग्स दी थी और कहा था कि ये तजावुजात में आता है, आप इनको क्लियर करें। दूसरा अहम मामला जो वहाँ पर आया सर, जो कल हम पढ़ भी रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वो वहाँ पर क्रश माफिया है। वो क्रश इस तरह से निकालती है वहाँ से और उसकी वजह से कहते हैं कि ये मामला थोड़ा सा गंभीर हुआ। मैं इसमें ये शेयर करूंगा, 2010 के फ्लड का एक मेजर लेसन ये था कि हमारे दरियाओं के गिर्द एक तो कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, लोग भी आ जाते हैं और उन्होंने अपनी कह लीजिए कि प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स भी वहाँ पे बनाई हुई हैं। राइट। इसके नतीजे में 2016 में फेडरल लेवल के ऊपर हमने रिवर एक्ट बना के सूबों के हवाले किया था कि वो इसको ना सिर्फ ये कि अपने प्रोविंशियल असम्बली से पास करवाएं, बल्कि उसको इनेक्ट भी करें, लागू भी करें। और उसमें बाकायदा राइट ऑफ वे ऑफ द रिवर पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था और उसके लिए पनिशमेंट और सारी चीज़ें भी रखी गई थी। इसे एलैबोरेट करें कि दरिया से कितने फुट कोई इमारत कायम नहीं हो सकती, वो क्या है एरिया? जी, बेसिकली जो राइट ऑफ वे उससे मुराद ये होता है कि एक मानसून के सीज़न में या हाई फ्लड के सीज़न में रिवर जितना स्वेल कर सकता है और स्वेल करने के बाद हर रिवर के लिए फ़र्क होगा, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड ये है कि आप ये देख लें कि वहाँ पे हाई फ्लड पास्ट में कब आया था और उसकी सेंटर लाइन से दोनों साइडों के पर आप उसको ले जाएं ताकि उस एरिया में आपकी कोई और एक्टिविटी ना हो। लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कभी भी नहीं हुआ, किसी सूबे ने नहीं किया। मैं बताऊँ आपसे कि केपी में और पंजाब में ये लॉ तो इनेक्ट हो चुका है। अच्छा, लॉ का इनेक्ट होना और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करने में दूसरी चीज़ें ये है कि जिन लोगों ने बना ली हैं अब आपने उनको कायल भी करना है और आपने उनको रिप्लेसमेंट भी देनी है, फिर उसके में लोग स्टे ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जहन में रखिए कि ये प्रोविंशियल इशू है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इसकी वो पेशबंदी होती है। अच्छा सर, ये जो रिवर के लिए जो एक्ट है, क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन नालों के गिर्द तजावुजात पे भी होती है? क्योंकि कराची में हम स्पेशली देखते हैं, औरंगी, महमूदाबाद, गुज्जर नाला, ये पिंडी में नाला लई, यहाँ पर हमें इसी तरह की तजावुजात नजर आते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा 2001 की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो जिस वक्त 2001 का ये इंसिडेंट हुआ था तो बाकायदा रावलपिंडी में नाला लेक के दोनों अतराफ से बहुत सारे घरों को एस्टेब्लिशमेंट्स को हटाया गया था और उन्हें अल्टरनेट प्लेसेस दी गई थी। अभी आपके क्वेश्चन किया कि क्या नालों के लिए भी, तो देखें जो आपका रिवर एक्ट है वो आपको एक लाइन ऑफ एक्शन देता है, उसको आप अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सिस्टम के ऊपर लागू कर सकते हैं। और इसका मैं कहता हूँ कि अब तो इसके ऊपर शदीद किस्म का हमें एक्शन होना चाहिए, करना चाहिए और इसके ऊपर प्रोग्राम करने चाहिए हमें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2010 के फ्लड में उस वक्त मैं एनडीएमए में था, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो 1.4 मिलियन की आबादी, 14 लाख लोग तकरीबन जो थे वो एवैक्यूएट किए गए थे फ्रॉम रिवर बैंक्स एंड ऑल दैट। तो मसलन उस ये अगर लेकिन सर ये गवर्नमेंट पे भी तो एक लायबिलिटी है कि देखिए किसी ने अपनी मर्जी से एक गलत जगह पे घर लेके बना लिया, अब वो गवर्नमेंट के सर डाल दें कि हमें अल्टरनेट जगह दें। देखिए, इसमें माफियाज होते हैं और माफियाज में यकीनन प्राइवेट माफियाज जो होते हैं ना, बिजली भी वो फराहम कर देते हैं, रोड्स भी बन जाते हैं, सो मच सो के
हमारी इतला में ये भी चीज़ें हैं कि मसाजिद भी बनी हुई हैं, ठीक है जी। Exactly. तो अपार्ट फ्रॉम दैट लोग अपना लाइफ स्टॉक वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, फिर ये कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो रिवर का अपना बेड है उसकी कैफियत ऐसी हो गई है कि हमें थोड़ा सा पानी भी आ जाए तो एक ह्यू एंड क्राई क्रिएट हो जाती है कि जी आबादियाँ पानी में आ गई। हालांकि वो लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ होता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हम जिस इमरजेंसी में एग्जैक्टली हैं, इस हमें वक्त उनके हम ये साथ नहीं कह रहे, इस वक्त हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो हमारे प्यारे बहन भाई इस वक्त सड़कों पर हैं, जिनका घर बार छिन गया, हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि आपका कसूर, आपकी गलती ज़रा लेकिन ये बहसियत कौम, एक इनिशियल गलती की नहीं, बात करेंगे जो स्टार्ट से हमने की। बहसियत कौम हमसे गलतियां हुई हैं। और जो आप माफिया का जिक्र आपने किया सर, ज़ाहिर है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से इदारे ऐसे, मैं उसमें ज़रूर कहूँगा कराची की बात करते हुए कि जर सर ने जो कहा ना कि बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं, यूं ही नहीं मिल जाते, कोई ना कोई बंदा होता है जो कनेक्शन देता है आपको उस इलाके में, उस जगह पर जहाँ पर आप प्लॉट ले नहीं सकते, जहाँ पर आप घर बना नहीं सकते, घर बना लेते हैं, कनेक्शन मिल जाता है, बिजली आ रही होती है, बिल आ रहा होता है, भैया कैसे आ रहा होता है। ये उस शख्स का कहीं ना कहीं तो नेक्सस है, उस इदारे में है। तो ये जो इदारों की गलती है, हमें इस पर भी नजरसानी करें। लेकिन चले, मैं फिर कहूंगा कर लेंगे इस पर, लेकिन अभी तो हमें रेस्क्यू की बात करनी है ना, रिलीफ की बात करनी है। सर अभी मुझे आप ये बता दीजिए कि इस वक्त आपके सामने हालात क्या हैं? यानी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे जहां पर अभी भी हम कहते हैं खतरा नहीं टला, वहां पर खतरा है। बहुत से लोग ऐसे जो अभी तो महफूज मकाम पर हैं, कब वो महफूज मकाम रेड लाइन क्रॉस कर ले और गैर महफूज मकाम में आ जाए, यू नेवर नो। और एक और चीज़ सर मैं इसके साथ ऐड कर दूं, उस पर भी आप वजाहत फरमा दीजिएगा कि जहां पर सैलाब आ चुका है, क्या वहां पे मजीद रैले भी आ सकते हैं? जो लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं कि यहाँ पे अब पानी की सतह मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं ख़ास करके बात करूँगा सवात और उसके अपस्ट्रीम की। ठीक है। सवात में खवाजा खेला, चकदरा और मुंडा, यहाँ पे हिस्टोरिक हाई फ्लड आया। चकदरा पे 2,68,000, खवाजा खेला पे, चकदरा पे 2,75,000 और मुंडा पे 2,60,000। अब इन तीनों जगह के पर एक जगह पे 15,000 पानी है, एक जगह पे 31 है और एक जगह पे अराउंड 72 या 73,000 क्यूसेक्स पानी है। उस लिहाज से वहाँ सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो एग्जैक्टली वहाँ पानी के लेवल अब अगर सिचुएशन इस वक्त भी चल रही है तो वारसक से नीचे नौशहरा पे है। नौशहरा में इस वक्त जो सुबह 8 बजे का फ्लो था वो 2,96,000 था और ये अगले 6 से 8 घंटे में भी 12 घंटे 14 घंटे में ये फ़्लो यहाँ से पास होता रहेगा। और हमें सबसे बड़ा चैलेंज ही ये दरपेश था कि ऊपर से हमारा तरबेला डैम फिल हो चुका था 1550 पे, तो नीचे से अगर इसमें से इतना पानी आ गया तो हम चश्मा, तौनसा और गुद्दू में नीचे गॉड फॉरबिड ये तो मेजर किस्म की फ्लडिंग होगी। तो फिर उसमें इदारों ने मिलके, वाटर से रिलेटेड इदारों ने, फेडरल फ्लड कमीशन ने, वापडा ने, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने अपने हमारे वजारत पानी और बिजली की गाइडेंस के तहत हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन रिजर्वायर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को हमने अपनाया। जी हाँ, जितना टाइम हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ तक नौशहरा तक पानी के पहुँचने में लगेगा ऊपर से, उस पीरियड में हमने तरबेला से कुछ पानी खाली किया और उसको आगे छोड़ दिया ताकि तरबेला के ऊपर से जो पानी आना है वो उसके अंदर फिल करके उसको जबरदस्त। इसका मतलब है हमने सेफली इसको मैनेज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा इज सेफ नाउ। जी, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि 7 लाख क्यूसेक की बात हो रही थी कि नौशहरा से नीचे आएगा, जो वहाँ पे इस वक्त 5,07,000 या 5,19,000 है। तो 7 लाख और 5,19,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 7 लाख आता तो वेरी हाई डेंजर क्लासिफिकेशन वो होती है और वो बहुत बड़ा हैवक बन सकता था। दूसरी मैं तारीफ़ करूँगा या कम से कम एक्नॉलेज हमें करना चाहिए जो हमारे काम करने वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना रोल दिया है दिन रात जाके, एटलीस्ट डैमेज को कम किया। जी हाँ, जो तौनसा पे हमारी मैनेजमेंट थी इसको तौनसा को करने वाली, उन्होंने इसको 4 फुट खाली किया, 4 फुट खाली करके उसको डेड लेवल पे लेके गए ताकि नौशहरा से जो भी पानी आए और ऊपर से उसका साथ जो तरबेला का मिल के आए, इंडस का मिल के आए, उसकी पीक को उसके अंदर क्या नाम है कट करें, कम करें और इंश्योर करें कि जो नीचे तौनसा है वहाँ पे 5.5 से ऊपर पानी ना हो। सो ये कंडीशन इस वक्त भी चल रही है। अच्छा, इस वक्त सर सूरत हाल मैनेजेबल है, लेकिन आप अगर क्विकली ये भी शेयर कर दें कि आने वाले दिनों में क्या मजीद प्रेडिक्शंस हैं बारिशों की, क्या मजीद पानी जमा हो सकता है? जी, मैं इसमें चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट तो महकमा मौसमियात का है, लेकिन उन्होंने जो अब तक की बताया कि लाइट टू मॉडरेट रेंज की और लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी की उन्होंने बात की हुई है। हैविंग सेड दैट,
हमें किसी सूरत में भी कह लीजिए कि अपने आप को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि देखें, ऑल ऑफ ए सडन एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ और उसने ये हैवक क्रिएट किया। ये तो इस वक्त हमारे लिए बड़ी अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हमारे लिए है कि हमारा जो चनाब है और साथ साथ जो हमारा जेलम है वो इस वक्त खामोश बैठा हुआ है। अगर उसमें भी पानी आता तो इस पानी ने भी नीचे आके गुद्दू के ऊपर जमा होना था ना, तो फिर गुद्दू, सक्खर और कोटरी पे जहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त 5 लाख वहाँ और ज्यादा मसला होता, बहुत मसला होता है। और वहाँ पे बंद सिस्टम जो है खुदा न खासा टूट जाते तो फिर पानी वापस नहीं आता। बिल्कुल ठीक है सर। क्विकली मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी सदर्न पार्ट में आ चुके हैं, आपने कहा ऊपर तो हमने मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तौनसा के थ्रू भी मैनेज कर लिया, अदरवाइज मैनेज कर लिया। नीचे सदर्न पार्ट में हम कितना मैनेज कर पाए हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे जो बैराजेस की पानी कंटेन करने की हद है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, गुद्दू, सक्खर और कोटरी यहाँ पे 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक पानी खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो फिर वो बंस के टॉप को टच करता है और उसके बाद उनको ओवर टॉप होने का खतरा होता है। हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने भी और सिंध ने भी इस सिलसिले में अपना रोल दिया है और रेगुलर वो दे रहे हैं, राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि शेयर हो जाएं। हमें ये खबरें मिलती हैं, फिर हम अपने इरिगेशन के दोस्तों से पूछते भी हैं कि बाज़ औक़ात लोकल लोग अपने एरिया को अपने कह लीजिए कि उसको करने के लिए किसी दूसरी साइड पे कोई कट लगाने का सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट ख़ास करके जो सिंध का है वो इसके लिए अपनी वॉच एंड पेट्रोल को बहुत साउंड रखे और जस्ट फॉर नथिंग किसी जगह पे इंटेंशनल ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटेंशनल होगी तो एक साइड तो शायद हम बचाएंगे लेकिन दूसरी साइड को हम बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, चूँकि इससे मुताल्लिक़ कुछ खबरें ऐसी भी आई और न जाने उसमें कितनी हकीकत है जी। किसी वडेरे ने अपना घर बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए किसी गाँव की तरफ पानी छोड़ दिया। तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि ऐसी खबरें आना और इस जो महकमा आबपाशी है उसको ये बड़ा एक विजिलेंट सिस्टम करना पड़ेगा कि कहीं पर भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो। जो भी ऐसा बंद तोड़ने का मामला है, खोलने का मामला है, पानी छोड़ने का मामला है, ये एक प्लान सिस्टम के तहत होना चाहिए। क्यों? ताकि वो ये देख सकें कि अच्छा ये करने से कम नुकसान होगा, लेकिन हमें देखना है कम नुकसान कैसे होगा। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे बात कर रहे थे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे। बात सैलाब की ही होगी, बात रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की ही होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे अपने उन बहन भाइयों की जो इस वक्त मुश्किल पे हैं, जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़र हैं। बार बार मैंने और शुएब ने अपील की कि आपको मदद के लिए आगे आना चाहिए। हम इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपके एंड से भी इंडिविजुअल एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। इस वक्त हमारी तालीम, हमारा मुस्तकबिल, सब कुछ दाव पर है, क्योंकि हमारे वो बच्चे, हमारे वो बहन भाई, हमारी आबादी का वो नौजवान हिस्सा जिसको इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना है, वो इस वक्त मुश्किल में है। हमारे मुल्क पर इस वक्त कड़ा वक्त है और इस कड़े वक्त में हम सबको हाथ मिलाकर, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। और दीगर ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम अपने एंड से ये एफर्ट्स जिनके हम बात कर रहे हैं, ये तो इस वक्त की एफर्ट्स हैं। इस वक्त हमें क्या मदद करनी है, क्योंकि इस वक्त पानी है हर तरफ। जब पानी जाएगा तो ज़िंदगी कैसी होगी। अभी वाटर बॉर्न डिजीज़ का मसला दरपेश होगा हमें, और जब इस तरह पानी कहीं से भी आता है शुएब, तो उसके अंदर बहुत से मवेशी, हशरात, सांप, इवन इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं उन इलाकों में जहाँ पे पहले नहीं पाई जाती थी। अब उनसे कैसे बचना है, मुस्तकबिल में बीमारियों से कैसा लड़ना है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। बीमारियों से लड़ने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, तालीम ख़त्म हो गई, अस्पताल ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। अब दोबारा से ज़िंदगी के आसार कैसे पैदा होंगे। वो जगह जहाँ पर कभी फसलें हुआ करती थी, वो फसलें अब तबाह हो चुकी हैं, नई फसलें कैसे आएंगी, उस इलाके को हम जरखेज़ कैसे बनाएंगे, ये तमाम चीज़ें भी हमें प्लान करनी है। बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमने 70 सालों में वो सब डेवलप किया था जो एक लम्हे में पानी। और आप ये देखिए कि 1961 के बाद ये जो बारिशें हुई, ये ऐसी बारिशें जहाँ पर कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर 500 गुना ज़्यादा बारिशें हुई। तो हम सबको ये समझना है कि तबाही बहुत ज़्यादा है। और जब बात हम तबाही की कर रहे हैं तो ऐसे में रिलीफ ऑपरेशन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, और इस हवाले से NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम इसकी बात करते हैं। जो स्टैट्स हैं वो जानना बहुत अहम है। कहाँ पर कितनी तबाही हुई, कहाँ पर कितने रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त हो चुका है और कितना होना बाकी है, कहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, कहाँ पर टेंट, कहाँ पर अद्वियात, कहाँ पर खाना, कहाँ पर किस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है। इस हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट हमारे पास है, आइए देखते हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। NDMA के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में 119 अफराद जान बहक और 71 जख्मी हो गए हैं। 14 जून से अब तक सैलाब और बारिशों से 1033 अफराद जान बहक और 1527 जख्मी हो चुके हैं। सैलाब से अब तक 9,49,858 इमलाक तबाह हो गई हैं और 7,19,558 माल मवेशी बह चुके हैं। बलोचिस्तान में N25 शाहराह लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोयटा से कराची बंद है। शाहराह M8, शाहराह N70, लोरालाई से डेरा गाजी खान बंद है। गिलगित बल्तिस्तान में नलतर, वादी हस्पर रोड और गिजर शंदूर रोड सैलाब की वजह से बंद है। पंजाब में शाहराह N55 फाजिलपुर से राजनपुर बंद है, ताहम मुतबादल रास्ता फराहम किया गया है, जबकि शाहराह N15 LTV ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। सैलाब से इंतहाई मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 57,73,063 है। 51,275 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि रिलीफ कैंप्स में मौजूद अफराद की तादाद 4,58,442 से जायद है। NDMA और PDMA की जानिब से मुतासरीन में टेंट्स, तरपालें, मच्छरदानियाँ, कंबल और दीगर अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुरोनोश फराहम की जा रही हैं। NDMA के मुताबिक दरियाए काबल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा, जबकि दरियाए सिंध में आइंदा 24 से 48 घंटों में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की तवक्को है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जो NDMA के स्टार्ट्स हमारे सामने आए, अब आपको हम लेकर चलते हैं नौशहरा। और नौशहरा में हम जब बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो अहमद कमाल साहब चेयरमैन फ्लड कमीशन साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त नौशहरा में चीज़ें मैनेज तो हैं, यानी जो रेला वहाँ से गुजर रहा है उसको उन्होंने कुछ हद तक मैनेज किया है, बट इस वक्त हालात क्या हैं हमें उसकी बात भी करनी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नौशहरा का विजिट करेंगे, और न सिर्फ नौशहरा बल्कि इसके अलावा कुछ और इलाके हैं जहाँ का उनका विजिट शेड्यूल है। एट द सेम टाइम जो इमदादी कैंप्स हैं, हम उसकी सूरत हाल पर भी आज बात करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे अनवारुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अनवार, एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का आज का दौरा और जो इमदादी कैंप्स में आपने हालात देखे, जरा अहाता कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद यहाँ पे दौरा करने वाले हैं। वो सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इमदादी कैंप में तमाम ज़रूरी सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे मुतासरीन के लिए फूड, शेल्टर, चटाई, रज़ाई सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप भी मुतासरीन के लिए कायम किया गया है, जहाँ पे तमाम ज़रूरी अद्वियात यहाँ पे अवेलेबल है, जो 24/7 खुला है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे केस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कायम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमें अपडेट करते। आपने भी जिक्र अद्वियात का किया। हम जब पूरे मुल्क की बात करते हैं तो हम बात ये करें कि इस वक्त मेडिकल कैंप्स की भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। NDMA PDMA के ताउन से या सूबाई हुकूमतें इंतज़ामिया के तहत जिस तरह के मेडिकल कैंप्स लगा कर मैनेज कर रही हैं, एट द सेम टाइम NGOs कुछ लोग ख़ुद से इन कैंप्स को लगा रहे हैं, चूँकि ये बहुत अहम है। इससे पहले बात हमने की ना कि ये जो बीमारियाँ फूटती हैं, या हम जब बात करते हैं कुछ ऐसे इलाकों की जहाँ पर सांप के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, फिर सैलाब के बाद ये वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। हरनाई एक ऐसा इलाका जहाँ पर सबसे ज़्यादा सांप के काटने के वाक़यात। ऐसे में फ्लड के बाद इन हालात में मेडिकल कैंप्स कितने अहम, और बुनियादी तौर पर हमें किस तरह एजुकेट करना है लोगों को अपनी सेहत की हिफाजत के लिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और डॉक्टर रोहान नूर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तो पूरी टीम हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात में जाती भी है, रिलीफ ऑपरेशंस में हम देखते हैं, और अभी भी आप लोगों का गालिबन प्लान है KP कुछ इलाकों में जाने का। थोड़ा सा बताएंगे कहाँ कहाँ जाने का प्लान है आपका और किस तरह से आप मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं? इनिशियली तो बेसिकली हमने डिसाइड किया है कि हम इसको मल्टीपल फेजेस में लेके चलेंगे। ओके। और इनिशियली हमने KP के जिसमें DI खान, टांक का इलाका है, इन दोनों को हमने टारगेट करना है। हमने उन जगहों को बेसिकली टारगेट करना है जहाँ पे अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। उसके लिए हमने अपने मुख्तलिफ मेम्बरान को ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया और वहाँ जाके वो निशानदेही कर रहे हैं उन इलाकों की जहाँ तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँच सकी, और हम उधर जाके अपना काम करेंगे। उसके बाद हम फिर
जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को कवर करेंगे। डॉक्टर साहब, 3 करोड़ आबादी इस वक्त, मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुतासर है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो अंदाज़न कितना इमदादी सामान रिक्वायर्ड है? मेडिकल के हवाले से अगर बात करें, कितनी अद्वियात रिक्वायर्ड है? अंदाज़न कितने डॉक्टर होने चाहिए जो इस सारी आबादी को मैनेज कर सकते हैं, जो उनके तिब्बी मसाइल हैं? ज़ाहिर है कुछ लोगों की पहले से कुछ डिजीज़ होंगी, फिर उसके बाद सैलाब की वजह से मेडिकेशन रुक गई, वो सिलसिला रुक गया। कुछ लोगों के बहुत सारे ऑपरेशंस ड्यू होंगे जो नहीं हो सके और शायद वो अभी पता नहीं कब तक वो ना करवा पाएँ। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस वक्त? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, और जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली है वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑलरेडी हमारे साथी, हमारे दोस्त, करीबी अहबाब जा चुके हैं, ऑलरेडी कैंप्स कर रहे हैं, कैंप्स कायम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि बहुत मैसिव स्केल पर तबाही हुई है और बहुत ज़्यादा हमारी वो आवाम मुतासिर हुई है जिसमें एल्डरली आते हैं और उनकी जो ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की जो अद्वियात हैं उन तक मैसर नहीं हो पा रही, उससे उनके लिए मुश्किलात का सामना और उनको बढ़ जाएगा। सेकेंडली वहाँ पे सांप, बिच्छू, डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छरों वाली बीमारियाँ और पेट के मर्ज और बच्चों के बुखार और इस तरह के मसले भी सामने आएंगे। तो इसके लिए हमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं उनकी मदद भी दरकार होगी और उनकी हेल्प की बगैर ये अच्छा, वहाँ पे कोई आर्जी तौर पे इस तरह का सेटअप अफेक्टेड एरियाज में कायम हो सकता है कि जिन लोगों के ऑपरेशंस ड्यू हैं किसी भी किस्म के, वो आंख का हो, वो दिल का ऑपरेशन हो, कोई भी जो वहाँ पे हो सके? दिल का तो ज़ाहिर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कौन से ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे आर्जी तौर पर सेंटर्स बन सकते हैं? देखें, जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलरेडी बन भी चुके हैं और हमारा इरादा भी ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन दी जा जी सके, जी वो जहाँ तो प्रिस्क्रिप्शन दी जा सके, जहाँ पे अद्वियात दी जा सकें। जहाँ तक सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात है उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, सर्जिकल थिएटर चाहिए होता है, उसके आलात चाहिए होते हैं, वो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने माइनर प्रोसीजर्स हैं जिसमें अपेंडेक्टमीज़ या छोटे मोटे इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ट्रॉमा जो कि बहुत ज़्यादा है आजकल, उनको हम मैनेज करने के पूरा प्लान के साथ जा रहे हैं। टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पे है? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल हम इन सारी चीज़ों को केटर करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी माइनर सूचरिंग और पट्टियाँ और फ्रैक्चर्स के मसले हैं उन सब के लिए इंशाल्लाह हम। कितने डॉक्टर्स आपके साथ हैं इस वक्त ऑन बोर्ड जो कि जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में? फ़िलहाल तो हमारी 10 की टीम है जो हम गवर्नमेंट से जिनका ताल्लुक नहीं है, और इसका इंशाल्लाह इसमें जो है वक्तन फ़क्तन ऐड होते जाएंगे। तो आप लोग ये कह भी रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि और डॉक्टर्स भी जो कि जा सकते हैं या उन इलाकों से उनका ताल्लुक है वो आपको ज्वाइन करें, ताकि आप एक प्लान के साथ चलें कि अच्छा इन डॉक्टर्स को इस टीम को यहाँ पर, इस टीम को यहाँ पर। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड कर दूँ शुएब आपकी बात में, कि जो भी जाए ये सोच कर जाए कि वो लोग कुछ नहीं दे सकते, जो आप करेंगे उसका सिला आपको अल्लाह ताला बेशक देगा। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इसका एक मकसद ये भी है कि अवेयरनेस फैले अवाम में, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 5-10 डेज़ हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने ऑलरेडी हमसे कांटेक्ट किया है और हंड्रेड्स में तादाद, बिल्कुल ये हंड्रेड्स में तादाद है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से लेके सीनियर डॉक्टर्स तक, कंसल्टेंट्स तक इस प्लेटफॉर्म पे हमसे रुजू करके हमारे साथ जाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने मेंबर्स समेत उनकी मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं ताकि वो दूर दराज इलाकों में जा सकें। और ऐसे होता है कि एक टीम जाती है, फिर दूसरी टीम उनके जाने के बाद जाती है और वो टीम फिर अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा इरादा यही है कि हम एक जगह पे जाके मेडिकल कैंप कायम करें, और सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स क़याम करें और उस मेडिकल कैंप को जारी रखें जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है, और चूँकि जो डिस्ट्रक्शन है बहुत बड़े लेवल पे बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमें लगता यही है कि हमें कुछ महीने वहाँ पे रहना पड़ेगा, और ऐसे में अद्वियात की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स तो वहाँ जाएंगे, ज़ाहिर है वो जाएंगे, वो ओपीडीज़ तो अपनी वहाँ कायम कर लेंगे, लोगों को गाइड भी करेंगे, लेकिन दवाइयाँ उन तक पहुँचना, उसके लिए आपको ताउन करना है इनकी टीम से। कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कोई आपसे, जो भी डोनेट करना चाहे, कोई डॉक्टर वॉलंटियर करना चाहे, कोई मेडिसिन आप तक पहुँचाना चाहे? हमसे कॉन्टैक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह हम आपको इजीली हम रिप्लाई करते हैं। इंस्टाग्राम पे पेज है टीम आर्थोस के नाम से, ARTHOS, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और उधर ही वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक अकाउंट सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अद्वियात की फरहमी भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन या कोई भी और जिस भी मदद में आप मदद कर सकते उसको कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, चूँकि डॉक्टर्स भी आपके साथ ऑन बोर्ड हैं और आप लोग कह रहे हैं कि मेडिसिन की सूरत में भी और कैश की सूरत में भी आपसे लोग तावन कर सकते हैं। अब जो वहाँ पर आपने कैंप्स कायम करने हैं उसके लिए कितनी अच्छी प्लानिंग हो चुकी है? क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ के डायनामिक्स को समझना, एक यहाँ का डॉक्टर वहाँ जाएगा, वहाँ बैठेगा, वो समझ पाए कि अच्छा मुझे एग्जैक्टली किस जगह पर जाना है, वहाँ पर ज़्यादा मसला क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हरनाई का जिक्र किया, वहाँ पर स्नेक बाइटिंग के इशूज़ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो आपको ज़रा वेनम्स लेकर जाने होंगे। तो ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये सारा कुछ हम फॉर द पास्ट 10 डेज जब से ये मसले स्टार्ट हुए हैं हम सारा कुछ प्लान किया है। अपने साथ कोल्ड चेन, जिसको आम अल्फाज में कोल्ड बॉक्सेस भी कहते हैं, उनके थ्रू हम वैक्सीन, फिर टेटनस का इशू बहुत कॉमन है, ज़रा सी चोट आए इस तरह के सैलाबी पानी में तो टेटनस लगना लाजमी है, वो भी कोल्ड चेन के अलावा नहीं सेव हो सकता। उसके लिए हमें सारा सामान लेके जाना पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के बहुत अच्छे सेटअप्स हैं जो ये सारा सामान अपने साथ ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। यानी आप लोग गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से कर रहे हैं? जी जी, हम गवर्नमेंट्स के एफर्ट को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत की बात हो, फेडरल गवर्नमेंट की बात हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ऐसे इलाकों में अद्वियात की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जो बेसिक मेडिसिन है, शॉर्टेज किस मेडिसिन की इस वक्त दरपेश है हमें? क्या पैनाडोल अवेलेबल है? क्या एंटी एलर्जीज अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त? देखें, इस वक्त इस जगह पे बड़े शहरों में तो अवेलेबल हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पता करवाया है उन छोटे इलाकों में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए हमें जितनी ये पेट की बीमारियों की और बड़े पेशाब की बीमारियाँ और मुख्तलिफ उल्टियों की बीमारियाँ, इस तरह और डेंगू और मलेरिया के जो कोर्सेज हैं, इनकी बीमारियों की हमें मेडिसिन की अशद ज़रूरत है। अगर हमें कोई कांटेक्ट करके फ़राहम करना चाहे तो भी सही है, वरना हम फिर ये बड़े सिटीज़ से मूव करेंगे इन मेडिसिन को इंशाल्लाह ऑन लोडर्स और ट्रक्स। और सिर्फ आपका फोकस आपकी टीम का मेडिकल कैंप्स पर ही है, या कि आप लोग जब जा ही रहे हैं तो आप लोग साथ अपना राशन का सामान भी देने के लिए? बिल्कुल, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ड्राई राशन बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि अभी तक वहाँ पे चूल्हा चलाने की फैसिलिटी नहीं है अक्सर लोगों के पास, तो उसमें ड्राई राशन जिसमें निमको, चने, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, पीने का साफ़ पानी चाहिए। वहाँ पे अभी क्योंकि बिजली भी नहीं है तो नलके वगैरह सही काम नहीं कर रहे, ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे, पीने का साफ़ पानी चाहिए। इसके अलावा कंबल के अलावा भी हमें साफ़ चादरें चाहिए, क्योंकि कंबल अभी गर्मी है, लोग नहीं ले सकते। मॉस्किटो नेट्स की ज़रूरत है। चूँकि टेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, हम टेंट्स बनवाने की तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ हम रेकी कर रहे हैं कि कैसे हमने बनवाने हैं। अच्छा, चूँकि आपने खुद ही ये मामला छेड़ दिया कि टेंट्स की कमी है, खैमों की कमी है, इसमें हमने बहुत से इदारों को ये कहते सुना, या बहुत से ऐसे लोग जो किसी NGO को रन कर रहे हैं कि जब ये सैलाब आया, जिस वक्त वो खैमा लेने गए, उस वक्त अगर खैमा 10,000 का था तो 16,000 तक पहुँच गया। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है खैमों को लेकर? क्या इसी तरह प्राइस हाइक है, उसके बहुत ज़्यादा है? जी, प्राइस हाइक तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस प्राइस हाइक के बावजूद हमारे साथ पूरा ये प्राइस हाइक हमें सिर्फ अफेक्टेड एरियाज के करीब देखने में मिल रही है, इस तरह बड़े शहरों में भी हमें ज़्यादा रेट्स पे मिल रही हैं? देखिए, ज़्यादा रेट्स पे मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन देन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तानी भी हैं जो बिल्कुल हमारे साथ आगे बढ़कर ताउन कर रहे हैं और अपने हाथ बटा रहे हैं। आपको एक खैमा कितने का मिल रहा है? इसकी वेरिएबल प्राइस है, बड़ा खैमा 7 to 15,000 रुपीज़। ठीक है, 7 से 15,000 रुपये का ये जो खैमा मिल रहा है, ये बहुत अहम था, इसलिए भी जाना चूँकि जो बुनियादी ज़रूरत है इस वक्त इसके में वो ये खैमे की है। खैमा लगाया जाएगा, यानी छत मिल जाएगी उसको, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस खैमे में वो बैठ पाएगा, सो पाएगा। फिर वहाँ तक खाना पहुँचाना, फिर वहाँ तक अगर किसी को बीमारी या अद्वियात पहुँचाना तो डॉक्टर्स की टीम तो वहाँ पर जा रही है, लेकिन जो खैमे का एलिमेंट है ये बहुत अहम है। कराची से लेकर खैबर तक जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्राइस हाइक ना करें, प्लीज़ डोंट डू दैट। जो खैमे की कीमत है, एक तो आप उसे और कम करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करें। वैसे भी हम कहते हैं ना कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट कम हो जाती है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कॉस्ट भी कम कीजिए। ये सदका जारिया है, अपनी आखिरत से डरें और ये पूछा जाएगा। ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम मदद करें, एज अ ह्यूमन हम सबको एक दूसरे और सोचें कि शुएब जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं, जो खैमे बना रहे हैं, क्या वो कुछ खैमे डोनेट नहीं कर सकते? प्राइस कम करें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें और कुछ खैमे डोनेट भी करें। आपका भी हिस्सा है, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं
और आप पर भी अल्लाह ना करे, लेकिन ये वक्त आ सकता है, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, आप मैं कोई भी हो सकता है उन लोगों की जगह जिस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो खुदारा उन लोगों की मदद के लिए आप अपना हिस्सा ज़रूर डालें जो इस वक्त मुतासरा है सैलाब की वजह से। बीमारियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन छत ना होना बहुत तकलीफ दे है। कितनी रातें खुले आसमान तले गुजार रहे हैं लोग, जब तक खेमे नहीं मिलेंगे उनके लिए सूरत हाल ऐसी रहेगी क्योंकि घर तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल, दोबारा डॉक्टर रोहान आपकी तरफ ही आते हैं, चूँकि हमने सोचा कि नाज़रीन से ज़रूर बात करनी चाहिए कि यू नेवर नो कि किसी एक पर भी अगर असर कर जाए, किसी एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट पर, किसी एक भी ऐसे शख्स पर जो कि इससे मुंसलिक है, तो कितनी बेहतरी आ सकती है। बिकॉज अगर हम 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उन तक हमने ये टेंट पहुंचाने हैं, और अभी खुदा न खास्ता आगे आने वाले दिनों में अगर मौसम मज़ीद ख़राब होता है, चूँकि लाइट टू मॉडरेट रेन फिर कहा जा रहा है, कहीं पर अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाएगी तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब चूँकि बात हमने खैमों की भी की, उससे पहले बात हमने अद्वियात की भी की, और आपने कहा कि जो हुकूमत है उनका सेटअप भी आप वहाँ देख रहे हैं, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी तो डॉक्टर साहब के जहाँ पर अस्पताल, बेसिक हेल्थ यूनिट्स या ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रहा नहीं है, या कुछ इलाके ऐसे जहाँ तो ज़रा अस्पताल तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पहले ही हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ना। हम अगर जनूबी पंजाब की बात कर लें, या हम सिंध के कुछ अंदरून सिंध की बात कर लें, या हम बलूचिस्तान की बात करें जहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। अब इस स्कैटर्ड पॉपुलेशन का इशू, इसको समझ कर ट्रीट करना, मैनेज करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा। जी, ये चैलेंज तो हमारे लिए है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमारी ट्रेनिंग में ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिखाई जाती है, और उसमें इसी तरह के मौके के लिए, या खुदा न खास्ता ज़लज़ला हो या फ्लड्स हो, उसमें वहाँ तक पहुँचना और वहाँ पे जाके अपने कैंप सेट करना, और लोगों को दवाइयाँ और जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो फराहम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम ये सारा कुछ वर्किंग करके और फेज़ 1 में 2 इलाकों को कवर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ अगर आप मेंशन कर दें कि आपकी टीम में क्या कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने भी बात की, हमने भी आइडेंटिफाई किया कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से उन लोगों को निकालना एक मुश्किल टास्क है। जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर साहब, वो साइकेट्री के रेजिडेंट हैं और वो हमारे साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम हैं। जहाँ 50% फिजिकल हेल्थ है, 50% वहाँ पे मेंटल हेल्थ भी है, और आजकल के हालात में इन चीज़ों को केटर करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग मज़ीद डिप्रेस हो जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहान साथ मौजूद थे। टीम ऑर्थोस ऑलवेज रेडी, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू आप अपनी सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। एज अ डॉक्टर ये लोग जा रहे हैं, यस एज डॉक्टर जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाएंगे, साथ राशन भी लेकर जाएंगे, और साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का जो मामला है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, आगे चलकर भी बात करेंगे। चूँकि ये बड़ा अहम है कि लोग जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हमें उन्हें मजबूत करना है। मजबूत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मजबूत होंगे, साइकोलॉजिकली स्टेबल होंगे, तो ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे, तो ही अपनी फैमिली को सपोर्ट और संभाल पाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो फिर हम बात करेंगे ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, जो फसलें हमारी तबाह हो गई, जो खड़ी फसलें तबाह हो गई, और अब आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है? कितना बड़ा चैलेंज, कैसे निपट सकते हैं, फौरी तौर पर क्या करना होगा, करेंगे बात ब्रेक के बाद। बेशुमार बारिशें, अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। मैं सारे पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में बसते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, और मैं इस दफ़ा भी उम्मीद करता हूँ कि जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनके लिए हम लोग दिल खोल के मदद करेंगे, और जितनी भी हमारी सकत है उसके मुताबिक अपने जो इस वक्त मुसीबत में पाकिस्तानीज़ हैं उनको
उस मुसीबत से निकालने के लिए हम अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गेस्ट की जानिब बढ़ने से पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे मोहसिन शाहनवाज रांझा इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी ही उनकी गुफ्तगू शुरू होगी, आपको लिए चलेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले फूड इनसिक्योरिटी से मुतालिक बहुत से मसाइल हमें दरपेश हैं। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, कपास, गंदम, जो भी क्रॉप्स पाकिस्तान में होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब ऐसा वक्त है कि शायद हमें इंपोर्ट करनी पड़े और बहुत से चैलेंजेस हमें इस हवाले से दरपेश हो सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शेर मोहम्मद, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। लेकिन उन पर जाने से पहले चूंकि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब इस वक्त आ चुके हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद बराह रास्त आपको वहाँ लेकर चलते हैं, फिर गुफ्तगू करेंगे। दायर किया गया था, उस रेफरेंस की आज हमारी तारीख थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह के आपने पिछली तारीख पे भी देखा कि मोअज़्ज़ज़ वकील ने, जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने तारीख की इस्तदा की कि हमने जवाब दाखिल करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और साथ में हमारे वकील साहब ने ये बात की कि ये क्या मसला है कि आपको वो कागजात जो पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो गोशवारे जो आप पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा चुके हैं और उन्हीं गोशवारों से मुतल्लिक ये रेफरेंस दायर किया गया है कि आपने झूठा हलफ दिया है, आपने वसूल किए हुए करोड़ों रुपए के और चंद एक टकों के भी जो तहाइफ हैं वो आपने छुपाए हैं। तो उसी बुनियाद पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बीच में रेफरेंस दाखिल किया गया और कोई ऐसा कागज़ नया नहीं है जो कि आपको चाहिए हो जिसकी वजह से आप मुकदमे में तारीख की इस्तदा करें। इसी बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और जब 1 हफ्ता गुजर गया तो हफ्ता गुजरने के बाद मोअज़्ज़ज़ वकील साहब ने कल रात को फिर राब्ता किया और जाती दरखास्त की, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी वकालत के शोबे से है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से गुजारिश भी की कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं हूं, मैं तो कंप्लेनेंट हूं और मैं आपको किस तरह गुंजाइश दे सकता हूं जबकि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही गुंजाइश नहीं दी। तो बराए मेहरबानी हमारे वकला जो हैं, कोई लाहौर से तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, कोई क्वेटा से आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप कल अपना जवाब दाखिल करें अपने क्लाइंट का और इस मामले को भी जिस तरह के आपके क्लाइंट ने, मैंने वकील साहब को बताया कि इमरान खान साहब को आदत है भागने की, जहां पर भी उनको पता होता है कि उनके खिलाफ कोई अदालत या कोई ऐसी चीज सामने फैसला कर सकती है, वहां पे इमरान खान साहब जो हैं पिछली गली से फरार होने का रास्ता तलाश करते हैं। अभी फिर इमरान खान पिछली गली से फरार होने का रास्ता तलाश कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम उसको रास्ता नहीं देंगे। और आज फिर जब वो यहाँ पे अदालत में पेश हुए तो पेश होते साथ ही उन्होंने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ये गुजारिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि वो एक वकील हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी ज़ाती हैसियत से दरख्वास्त करता हूँ और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको पिछली तारीख के बारे में भी कहा गया कि पहले आपको 1 हफ्ते की तारीख दी गई है, फिर आप और मज़ीद वक्त का दरख्वास्त कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। और हमने भी जब उनको यही गुजारिश की कि पहले आपके पास कोई ऐसा कागज़ जो आपने नया दाखिल करवाना हो तो समझ आती है, जबकि आपके वो गोशवारे 2018 से 19 के, 2019 से 20 के
20 से 21 के, ये गोशवारे पहले ही इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और कोई नया कागज आपको दाखिल करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों ये वक्त की दरखास्त की जा रही है? और फिर उसी तरीके से हमें जिस तरह फॉरेन फंडिंग के केस में इन्होंने इस मुकदमे को 8 साल लटकाया, अब ये फिर कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये रियासत मदीना की मिसालें देता है इमरान खान, एक तरफ खुलफा इकराम की मिसालें देता है इमरान खान, एक तरफ आइन और कानून की बालादस्ती की मिसालें देता है इमरान खान, दूसरी तरफ इन तीनों चीजों की खुद ही खिलाफ वर्जी करता है इमरान खान। अगर इमरान खान सच्चा है और उसने करोड़ों रुपए की जो ये घड़ियां हैं, तहाइफ हैं, 3500 रुपए की छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं टके मारी कहता हूं कि नोवीटेक का सेट 3500 रुपए में अगर कहीं से मिल जाए पूरे पाकिस्तान में तो आप लोग भी हमारी मामनत करें। 35,000 का मोबाइल फोन, आईफोन कहीं से मिल जाए पूरे पाकिस्तान में तो आप भी हमारी मामनत करें। और जो करोड़ों रुपए की घड़ियां जिनकी असल कीमतें बहुत ज्यादा थी, अपने दोस्तों के जरिए फरोख्त करके वो घड़ियां जो हैं वो तोशा खाना में जो वैल्यूएशन जमा कराई गई हैं वो वैल्यूएशन भी गलत हैं। और ये पूरे का पूरा जो ये सारा सिलसिला तोशे खाने से तहफ़ लेने का इमरान खान का था, ये सारा का सारा बददियानती पे मुबनी है और ये करप्शन है। मैं पाकिस्तानी कौम को और ख़ासतौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोगों को इस बंदे में क्या नज़र आया है। अगर आप जाके तोशा खाना का रिकॉर्ड ही उठा के देख लें, जो रेफरेंस मैंने दाखिल किया है वो रेफरेंस ही निकाल के देख लें तो आपको इसकी सारी चोरियां आया हो जाएंगी। आपको ये नज़र आ जाएगा कि जिसको आप उम्मत मुसलमा का लीडर कहते हैं, वो लीडर तो 35 रुपए का टी सेट भी नहीं छोड़ता। बातें करते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, और उन्होंने तो जब कमीज पहनी थी जो थोड़ी सी लंबी थी उसके ऊपर भी उनसे उस बात की वजाहत तलब कर ली गई थी। यहाँ पर सारे का सारा तोशा खाना उठा के ये बनी गाला ले गए और हमें मिसालें देते हैं रियासत मदीना की। मैं समझता हूँ शर्म से डूब मरने का मकाम है इनके लिए। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कहते हैं और वो लोग जिन्होंने इसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और कहते हैं कि ये सादिक और अमीन है। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि अगली तारीख पे आ जाए या मेरे साथ खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि जो मैंने तोशा खाना में इल्ज़ामात इस पर लगाए हैं, अगर एक भी मुकदमा, अगर एक भी इल्ज़ाम गलत हुआ, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। और अगर सारे के सारे इल्ज़ाम उसके खिलाफ, करोड़ों रुपए की घड़ियां लेके छुपाने का इल्ज़ाम, और हद ये है, आप सब ने हज उम्रे की सादत मुसलमान ने हासिल की होगी, वहाँ पे एक चोगा पहना जाता है जो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी होगा तो चंद 50, 60 या 100 रियाल, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। मौसूफ ने वो चोगा भी नहीं छोड़ा। वो सरकारी खजाने, वो तोशा खाना में जो चोगे आए, वो चोगे भी उम्मत मुसलमान के लीडर लेके भाग गए। ये हमें बातें करते हैं रियासत मदीना की, और वहाँ पर जो घड़ियाँ और जो चीज़ें वसूल की उनको जाहिर नहीं करते। एक तरफ पूरी दुनिया पाकिस्तान में क़यामत का समा है, सैलाब की वजह से हमारे दिल दुखे हुए, अपने भाइयों को तकलीफ में देख के हम दर्द में मुब्तला हैं। और दूसरी तरफ ये मौसूफ जो ये जलसे कर रहे हैं, इन्हें कहे हर जलसे में तोशा खाना की भी वजाहत दें कि तोशा खाना से जो इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की है, वो करोड़ों रुपए की जो करप्शन करके भागे हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह फॉरेन फंडिंग में भागते थे, फॉरेन फंडिंग के मुकदमे में राह फरार इख्तियार करते थे, अब उसी तरह से तोशा खाना के मुकदमे में भी तारीखें लेके, गुजारिशात करके राह फरार इख्तियार करने की बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद मिन्नतें समाजतें शुरू हो जाएंगी कि बराए मेहरबानी हम पे रहम करें, हमें और वक्त दें। और फिर मुझे तो ये भी इनसे उम्मीद है, तवक्को है कि अगली दफ़ा आकर कहेंगे कि हमारे अकाउंटेंट का दफ्तर भी सैलाब में बह गया है, हमारे अकाउंटेंट और वकील का दफ्तर भी सैलाब की नज़र हो गया है।
अब मुझे लगता है अगली तारीख पे उन्होंने ये ग्राउंड लेनी है। तो आए, वो कहते हैं अपनी मर्दानगी का मुजाहरा करें और आए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जवाब दें और पूरी पाकिस्तानी कौम को बताएं कि तोशा खाना से हासिल किए गए करोड़ों रुपए के तहफ़ जो कि ये छुपा रहे थे और कौम से छुपा रहे थे, वो सारे के सारे तहफ़ इन्होंने शफाफ तरीके से हासिल किए, असल कीमतों पे हासिल किए और उसके बाद इन्होंने कोई दबाव नहीं डाला कैबिनेट डिवीज़न के लोगों पर कि 10 करोड़ की घड़ी को 5 करोड़ की घड़ी जाहिर किया जाए। ये वाजिया करें पाकिस्तानी कौम के आगे आके कि वो लिए गए लॉकेट और वो लिए गए कफलिंग्स जिनकी कीमतें मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, क्या इमरान खान ने वो तमाम चीज़ें दबाव डाल के कैबिनेट डिवीज़न पे कम कीमतों पर जाहिर करवा के हासिल नहीं की? अगर एक बंदा इस हद तक गिर सकता है कि वो एस्ट्रे से लेके, मैट से लेके, कालीन से लेके, जग ग्लास से लेके, टी सेट से लेके और चोगे से लेके वो इस हद तक जा सकता है और करोड़ों रुपए की करप्शन करता है, मुझे समझ नहीं आती कि वो सादिक अमीन कहां से है। तो ना वो सादिक है और ना ही वो अमीन है, वो तोशा खाना का चोर है, उसने तोशा खाना से चोरियां की हैं और अब हिस्बे तवक्को और जो उनका पहले वतीरा रहा है उस तरह से हर तारीख पे कोशिश करते हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तारीख और मिल जाए, एक तारीख और मिल जाए। हर दफा खुद ही का सबक देते हैं, हर दफा कहते हैं सर उठा के जियो। तो भाई सर उठा के आओ ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जवाब दो कि तुमने तोशा खाना से चोरियां नहीं की, अब भाग क्यों रहे हो? तो इंशाअल्लाह ताला अब हमें तवक्को है कि एक हफ्ते का टाइम दिया है, अगली तारीख पे हम मोअज़्ज़ज़ वकला के पैनल से भी ये तवक्को करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इसने बेज़ाब्तियाँ, जो इसने चोरियाँ, डाके और टके मारियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से की हैं, उधर से तोशा खाना में से की हैं, उनकी तमाम तफसीलात ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड करें अगली तारीख पे और हमारे दायर किए हुए रेफरेंस का ये जवाब दें। और अगली तारीख पे अब हम कोशिश करेंगे, अब अपने वकला से भी कहेंगे कि इमरान खान को कोई और तारीख ना दी जाए और हम यही तवक्को करते हैं कि अगर ये आईनी मुद्दत 90 दिनों की है जिसके बीच में इसका फैसला होना है, तो अब तकरीबन महीना होने को है और पीछे 2 माह रह गए, अभी बहस होनी बाकी है, बहस होने के बाद फिर फैसला लिखने का वक्त है और जो आईनी मुद्दत है, जो आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान में लिख दी गई है, उसके बीच में फैसला करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि अब अगली तारीख पे आइन और कानून की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस मुकदमे को जिस तरह पहले ही वो आगे लेके चल रहे हैं इसी तरह आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और इससे पहले हम बात कर रहे थे फूड इनसिक्योरिटी से मुताल्लिक आइंदा आने वाले दिनों में, वक्तों में क्या चैलेंजेस दरपेश है, चूँकि फसलें तबाह हो चुकी हैं। क्विकली अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमें आज ज्वाइन के डॉक्टर शेर मोहम्मद साहब ने, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये कि जो नेचर को हमने डिस्टर्ब किया, ये उसका एक रिजल्ट है हमारे सामने जो इस वक्त आया है। थोड़ा सा आपकी इन्फॉर्मेशन में चाहूँगा ज़रूर नाज़रीन तक पहुँचे कि क्या ऑब्जर्वेशन है, हुआ क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मौलूदुन जूलद वलल फितरा, मैंने हर बनी नौ इंसान को उसकी फितरत पे पैदा किया। अब जब इंसान फितरत पे पैदा किया तो फितरत क्या है कि अल्लाह ताला को एक मानना, और जब इंसान फितरत पे पैदा किया अल्लाह ने तो उसके इर्द गिर्द जितने भी एनवायरनमेंट है, जितना भी माहौल है, उसको भी हमने अल्लाह ताला ने उसी तरह फितरत पे पैदा किया। बिल्कुल उसको एज सच जो है। जब हम आ गए तो हमने अपने ज़रूरियात के लिए अपने साइल, ज़मीन को, एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब एक वक्त था कि हमने बिल्कुल उसको कुदरती तौर पे कुदरती खादें देते थे, कुदरती तरीके अडॉप्ट करते थे और जितना हमें मिल जाता था हम क्वालिटी पे ज़्यादा
तवज्जो देते थे। अब हर चीज़ आर्टिफिशियल। अब उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ऑनवर्ड जितनी भी पॉपुलेशन थी वो सारी कुदरती चीज़ों पे थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सब कुदरती चीज़ें थी। अब 1960 के बाद आप देखें कि जब ज़रूरियात इंसान की बढ़ी, खुराक की ज़रूरियात बढ़ी, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो गई, तो आपने ज़मीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की बात उससे हर चीज़ हमने वापस ली, ज़मीन से हर चीज़ निकाली बाहर, हमने उसको दिया कुछ नहीं। हमने सिर्फ उसको केमिकल फर्टिलाइज़र क्या केमिकल पे ले आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है वो हमने शुरू कर दी। और उसके बाद हमने ज़मीन को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकली, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो नाइट्रेट की फॉर्म में निकली, जिसने हमारी बहुत सारी जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है हमारा, और टेम्परेचर को तकरीबन 1 डिग्री तक ऊपर ले गया। अब होता क्या है कि नॉर्मल हालात में हमने देखा होगा कि बारिश जब होती थी तो 3 स्पेल बारिश के आते थे, यानी 3 साइकिल होते थे, तो हमारी ज़मीनों में कुछ जज़ब हो जाती थी, बिल्कुल कुछ नदी नाले जो हैं उसमें जमा हो जाती थी और वो सेफली ज़मीनों में जज़ब हो जाती थी। अब जब ये वक्त आ गया है, जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, माहौलियाती तग़य्युरात की बात करते हैं, तो बारिशों के 8 साइकिल हो गए, जो कि उसकी वजह यह है कि हमारे टेम्परेचर जो है वो चाहे पहाड़ी इलाका हो, और मई के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि मई के अंदर एकदम टेम्परेचर बढ़ा और वो रिकॉर्ड तोड़ गया, जो पहले पिछले 10 या 12 या 20 साल का हमारा रिकॉर्ड है वो टूटा। वो सिंध के इलाके में हो या बलूचिस्तान के इलाके में हो, उसने ज़्यादा वेपो ट्रांसपरेशन की, यानी पानी जो है समुंदर की सतह, जिस तरह इंडियन ओशन है, इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त 1 डिग्री जो ओशन है वो ऑलरेडी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री हाई हो चुका है। इससे क्या हुआ कि साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और हवाएं जो हैं वो ज़्यादा, उन्होंने पानी जो है एवेपोरेट जो हुआ फिजा में, वो ज़्यादा उस जगह पे पानी ज़्यादा बारिशें आई जिस पे हम एक्सपेक्ट नॉर्मली नहीं करते थे। और आप हैरान हो जाएंगे कि 800% सिंध में ज़्यादा बारिश हुई है, बिल्कुल जो आम मानसून से होती है, और 500% बलूचिस्तान में हुई है। इसी तरह आपका नादरन एरिया जो है उसका जब बारिश होती है तो उसमें जब टेम्परेचर हाई होता है ग्लेशियर भी पिघलते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको कवर नहीं रहने दिया। मेरी अभी एक स्टूडेंट ने स्टडी किया है ओक्स के ऊपर, जो नादरन एरिया का इलाका है, उसने ये देखा है कि ओक की हमारी बहुत अच्छी स्पीशीज़ है, वो डिप्लीट होती जा रही है, अपसलीट होती जा रही है। यानी उस इलाके में हमने काट दिया। काटा किसके लिए? वो इतनी महंगी लकड़ी, इतना महंगा पौधा, हमने सिर्फ फ्यूल के लिए उसको कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कोई गैस की फैसिलिटी या हमारे पास कोई अल्टरनेट वो मौजूद नहीं थी। ये बात आपकी सही सर, ज़रा माजी के हम हवाले से दे रहे हैं, बच्चों के वक्त की किल्लत है। मैं जरूर चाहूंगा कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए उस पर बात थोड़ी ज़्यादा कर लें तो बेहतर है, ताकि हम लोगों को गाइड भी कर सकें। अब आने वाले दिनों में सर चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, ज़रा हम जुनूबी पंजाब की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, KP की बात करते हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी लोगों के बह गए हैं। ऐसे में आइंदा आने वाले दिनों में हम फूड इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? और अंदाजन हमें नुकसान कितना हुआ है फसलें तबाह होने से? मेरे हिसाब के मुताबिक 100 बिलियन अगर हम क्रॉस नहीं किया, मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि 30 बिलियन तो 2 हफ्ते पहले की बात थी। अब अगर हम 100 बिलियन को टच कर गए हैं तो उसमें आप देखिए कितनी हमारी फसलें, राइस हमारी तबाह हो गई। नादरन एरिया में मैक्सिमम आपकी स्टेपल फूड है जो मेज़ है, वो मेज़ सारी तबाह हो गई। बलूचिस्तान में आप चले जाएं तो फ्रूट सारे तबाह हो गए। अगर सिंध में चले जाएं तो वो भी आलमोस्ट काटन है, काटन के बाद हमारी राइस है। तो ये जो मेजर हमारी फसलें हैं, अगर ये 30% भी डैमेज हो जाएं तो हमारी फूड सिक्योरिटी जो है, जिस तरह राइस अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, हमारा मेन जो मेजर सोर्स है वो राइस की एक्सपोर्ट है। हमारा एक्सचेकर जो है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, तो राइस बेस्ड है, कॉटन बेस्ड है, क्योंकि कॉटन तो ऑलरेडी हमारी हम जो है मसले में फंसे हुए हैं, जो हमारा नॉर्मली CLCV है और बाकी बीमारियाँ, तो कॉटन तो ऑलरेडी 50% कट हो चुकी है। तकरीबन 8 मिलियन बेल्स होती हैं, जहाँ पर हमें 14 मिलियन बेल्स की ज़रूरत है। तो इस हालात के अंदर जब तक हमने डैम ना बनाए, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े डैम बनाएं, लेकिन खुदारा जो भी सूबाई गवर्नमेंटें हैं
उनको आप फैसिलिटेट करें। जो लोकल गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंटेबल वो मॉडल इम्प्लीमेंटेबल, मैं ये नहीं कहता कि कालाबाग डैम बनाया जाए, मैं ये नहीं कहता कि बड़े डैम बनाए जाए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, ये जो हमारे ऊपर वबा है या जो मुसीबत आई है, ये एक नेमत भी हो सकती, नेमत खुदाबंदी भी हो सकती थी अगर हमारे पास इसको हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की लॉन्ग और टर्म अभी प्लानिंग हमें की बेस्ट होती पॉसिबल सॉल्यूशन या शॉर्ट टर्म प्लानिंग की होती। छोटे डैम हम बनाते और बड़े डैम। फौरी तौर पे अगर हम देखें हमें क्या चीज इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। चावल क्या हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा? कॉटन चावल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, चावल हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, लेकिन लॉस ये है कि जो हम 40-60% एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर, और बेस्ट राइस हमारी दुनिया की जो बासमती राइस है, तो वो जो सियालकोट का एरिया जहाँ पर सैलाब आया है, या जो नीचे साउदर्न पंजाब है या सिंध है, उसके अंदर जो कोर्स राइस है वो हमारी जो है वो नुकसान होगा, लेकिन हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी है। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट है, इसी तरह कॉटन जो है, कॉटन के ऊपर इतना शदीद जो साउदर्न पंजाब है वो थ्रेट है, कॉटन पहले भी हम इंपोर्ट करते हैं, फिर और इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी, उससे बहुत ज्यादा लॉस पड़ जाएगा। ये तो लॉस की बात हमने की, लेकिन सर सब्जियां, क्या अब हमें सब्जियों के हवाले से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं सर। सब्जियां तो पहली बात यह है कि दो वजूहत है। एक वजह तो पहले ऑलरेडी ऑब्वियस है कि हम सब्सिडाइज नहीं करते किसानों को, ना खाद सब्सिडाइज करते हैं, फर्टिलाइजर जो है वो 14 से 15 हज़ार रुपये DAP भी जा पहुंची है। इसी तरह यूरिया जो है वो हर खाद महंगी हो गई है। पहली वजह तो सब्जियां और ये महंगी होने की ये है। दूसरी ये है कि जब एन उस वक्त बहुत सारी, जब हमारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग पे आ गई थी, उस वक्त ये वबा आ गया, ये फ्लड आ गया, और फ्लड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अब 1200 से 1400 रुपये दड़ी जो है वो अगर मार्केट में प्याज है, तो आगे हमारे यहाँ ये सूरत हाल है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं जर्मनी में था जब सुनामी आया बाली के अंदर, तो न्यू ईयर मना रहे थे लोग, तो मैं कुछ जो है वो पटाखे वगैरह लेने गया बच्चों के लिए, तो एक प्रोफेसर हमारी खड़ी हुई थी, उसने कहा मोहम्मद व्हाट आर यू डूइंग? तो मैंने कहा मैं ये न्यू ईयर नाइट के लिए पटाखे खरीद रहा हूँ। तो उसने शी स्नैच्ड मनी फ्रॉम माई हैंड, और उन्होंने कहा जो तुम ये खरीद रहे हो ये तुम नहीं खरीद सकते, हम इस साल न्यू ईयर नाइट नहीं मनाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और $14 उसने मेरे से छीन लिए, 14 यूरो। हमारा इस वक्त जो हमारा यकजहती है वो ऐसी होनी चाहिए। हमें अपनी सारी ज़रूरियात भूल के उन लोगों को जो मुतासर हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और इस वक्त ये हमारा कौमी जज्बा जो है, ये हुकूमत के साथ हमें शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हमें उन अल खिदमत जैसी जो NGOs या जो भी लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनके साथ खड़े होना चाहिए, और अपनी ज़रूरियात को, सेकेंडरी जो ज़रूरियात हैं उनको छोड़ के उनकी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कोट कर दूँ दूसरे लोगों की मोटिवेशन के लिए, कि हम बहुत सारे एक ग्रुप का एक गेट टुगेदर प्लान था जिसके लिए हमसे कंट्रीब्यूट किए थे, हमने उसको कैंसिल किया, और वो सारे पैसे सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड में हम देने जा रहे हैं, ताकि हम उन बहन भाइयों की मदद कर सकें। अल्लाह की जज्बा सब में पैदा करे, ये बहुत अहम है सर। एट द सेम टाइम चूँकि ये इस साल का सैलाब है, आइंदा आने वाले सालों में क्या होगा हमें नहीं पता। तो जब हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, डू यू थिंक कि ये वो वक्त है जब हमें लोगों को गाइड भी करना है फॉर किचन गार्डनिंग, अपने लिए खुद से सब्जियां उगाना शुरू हम कर दें, ताकि हम उतना डिपेंडेंट ना रहें, चूँकि ज़रा ये मसला तो बढ़ेगा। आप जो फरमा रहे हैं सर, गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बड़े प्रोजेक्ट चला रही है, और हम भी फ्यूचर में ये प्लान कर चुके हैं। और अभी हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 5 से 7 सितंबर को, जो कि इसी के ऊपर, क्लाइमेट रिजिलियंस के ऊपर, कि हम इन बदलते हुए मौसमों में अपनी सब्जियां, अपनी फसलें, उनको कैसे जो है मौसमी तगय्युरात से बचा सकते हैं, कैसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ अपना किबला दुरुस्त करना होगा कि हर वक्त आप देखें ना, आप इतनी ज़्यादा खाद खरीद सकते हैं, आपके पास रेजिड्यू मौजूद है, यानी फसलों की जो बाकियात हैं। इसी तरह जो हमारे गोबर है या जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, इसको अगर हम रिसाइकल करें और तो कंपोस्ट बना लें, फिर जमीन को कुछ देंगे। जी, हम जमीन में एक छोटी सी चीज, क्योंकि इस वक्त हमें इनसिक्योरिटी दरपेश है फूड के हवाले से, क्या सब्जियां हम ऐसी कोई शॉर्ट टर्म प्लान, कोई ऐसी सब्जी जो कि हम किसी भी मौसम में उगा सकें, ऐसी हमारे पास फैसिलिटीज हैं? जी बिल्कुल। जो आपकी ऑफ सीजन वेजिटेबल है, घर के अंदर किसी भी ओपन जगह पे या छत के ऊपर, आप गमलों के अंदर, छोटे गमलों के अंदर आप सब्जियों को उगा के उसको छोटा सा एक शेड बना के, जस्ट एक ग्रीन क्लॉथ गर्मियों में आप डाल दें, और पॉलीथीन शीट आप सर्दियों में डाल दें,
तो आप घर के अंदर और ये चार कितने टाइम में फ्रूट देना शुरू कर देती है? जी भिंडी जो है फर्ज किया आप 2 से 4 गमले अगर भिंडी के उगा लेते हैं तो भिंडी 35 डेज में, 35 टोमेटोज डेज, जो ये है सबके लिए बहुत जरूरी है टोमेटोज जो है वो किचन 40 डेज में आपका फ्रूटिंग पे आ जाता है। जबरदस्त। इसी तरह आपकी जो मिर्च है वो भी यही टाइम है। ये ठीक है बड़े सर, इसका मतलब जो भी स्पेस आपके पास इस वक्त अवेलेबल है वहां पर गमलों में जो भी स्पेस है वहां पर आप बीज लगाएं, टमाटर है, भिंडी का भी लगाएं, तोरी का भी लगाएं, सब्जियां खुद उगाएं, चूंकि वाकई आइंदा आने वाले दिनों में एक तो उनकी कमी है, फिर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये हेल्प भी है आपकी बिल्कुल। गवर्नमेंट के लिए भी आपकी एक मदद होगी कि जाहिर है अगर जरूरियात मुल्क की जरूरियात पूरी नहीं हो पा रही, इस वक्त हमें एक मुश्किल दरपेश है, तो हम किचन गार्डनिंग से उसका आगाज कर सकते हैं। नाज़रीन वक्त के खत्म, लेकिन जाने से पहले आपको बताएं कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ देर बाद नौशहरा पहुंचेंगे, उसके लिए निकल चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, जो वहां पर लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इमदादी चेक्स की तकसीम है। इसके बाद वो 4 सद्दा जाएंगे, वहां पर भी जो सैलाब से मुतासर इलाका है वहां का दौरा करेंगे, कैंप्स का विजिट करेंगे, जो मुतासरा खानदान है उनको चेक्स दिए जाएंगे, और उसके बाद एक अहम विजिट उनका मेहमद डैम का, जिसमें उनकी ब्रीफिंग दी जाएगी। और ये बात हम इसलिए नौशहरा की ज्यादा करें चूंकि 3 दरिया यहाँ पर लगते हैं, दरिया सवा, दरिया काबुल और दरिया जिंदी, और इन दरियाओं की जब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद जो हालात हैं, आप सब जानते हैं कि हमने मैनेज जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा मौजूद है। हमने आज प्रोग्राम के पहले से बात भी की कि कैसे इसको मैनेज किया गया है तौंसा के जरिए, जो नीचे वाले हिस्से हैं उनके जरिए, ताकि पानी का जो आउटफ्लो है वो बेहतर हो सके, लेकिन हालात अभी भी इतने स्टेबल नहीं हैं। वो लोग जो वहाँ मुश्किल में हैं उनकी दादरसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा आपसे कुछ देर बाद बराह रास्त आपको लेकर भी जाएंगे, लेकिन हमारा वक्त हो गया खत्म। मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।